आज इंशाल्लाह आप लोगों को वाटर सॉल्युबल खत्म हो जाएंगे। ठीक है जी बच्चों, सबसे पहले आ गया विटामिन 9 दैट इज फोलेट। ठीक है, अब फोलेट जो है इसके नाम है फोलिक एसिड, फोलासीन वगैरह, पैराटेरोइल, ग्लूटामिक एसिड। फोलेट इसलिए है, इसको याद रखना है क्योंकि फोलिएज से वर्ड लिया है। फोलिएज नाम पता है ना, फोलिएज क्या होता है? किसको पता है फोलिएज क्या होता है? हाँ, रिलेटेड टू प्लांट्स। ठीक है, हरियाली जो ग्रीन चीजें होती है ना सारी, उसको फोलिएज कहते हैं। ठीक है, प्लांट, शाबाश। सो बच्चों, ये जो फोलेट्स हैं ये ज्यादातर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उस तरह की चीजों में ही प्रेजेंट होगा फोलिक एसिड। ठीक है, जो सबसे कॉमन इसका नेम है जो आपको मिलेगा मेडिसिन पे, सप्लीमेंट्स पे लिखा हुआ, दैट इज फोलिक एसिड। ठीक है, अच्छा जी, आगे आ जाओ। अच्छा, ये बच्चों अब मैं आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, ये वो विटामिन है जिसका स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए। आने का मतलब ये कि वर्ड्स आने चाहिए। किन तीन चीजों से मिलकर बना होता है? टेरिडीन रिंग, पैबा, पैबा मीनिंग पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, और ग्लूमेट के मेनी रेजिड्यूज। ठीक है, बाकी किसी चीज का मैंने आपको उस तरह से स्ट्रक्चर का नहीं कहा था। इसमें स्ट्रक्चर की फिगर ये नहीं आना चाहिए, ये नाम आने चाहिए। ठीक है, नाम क्या है? तीन चीजों से मिलके बनता है। नंबर वन, टेरिडीन रिंग। टेरिडीन जो है बोलते हैं टेरिडीना, लेके शुरू पी आता है, पी इज साइलेंट। सो टेरिडीन रिंग है। पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, दैट इज पैबा, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। और तीसरी चीज क्या है? पॉलीग्लूटामेट टेल। पॉलीग्लूटामेट का मतलब क्या है? बहुत सारे ग्लूटामेट लगे होंगे। ग्लूटामेट क्या चीज होती है? अमाइनो एसिड है ना। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड को कहते हैं, इट इज एन एसिडिक अमाइनो एसिड। सो क्या लगा होता है? पॉलीग्लूटामेट टेल। अब आप ये देखो कि ये तीन चीजें, टेरिडीन रिंग, पैबा, हाँ जी, पूरा नाम आना चाहिए, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, और तीसरी चीज है ग्लूटामेट। अब ये देखो कि क्या है बच्चों के, ये तो है ना फोलिक एसिड या फोलेट, इसकी जो को एंजाइम फॉर्म होती है बॉडी के अंदर, दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट या टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, अब बच्चों टेट्राफोलेट का मतलब क्या हुआ कि दो हाइड्रोजन अटैच हुए हैं, और टेट्राहाइड्रोफोलेट का मतलब क्या हुआ कि चार हाइड्रोजन अटैच हुए हैं। अब ये देखो कि चार कौन से हैं? नंबर 5, 6, 7 और 8 के ऊपर। ठीक है, ये देखें कि ये आपने याद रखना है कि ये नोट करो बच्चों कि कई बुक्स के अंदर डाईहाइड्रोफोलेट FH2 लिखा हुआ है और टेट्राहाइड्रोफोलेट FH4 लिखा हुआ है, लेकिन अक्सर जगहों पे लिखा हुआ है टेट्राहाइड्रोफोलेट को THFA, TH मीनिंग टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। सो आई वुड प्रेफर ये वाली, मुझे तो ये एब्रिविएशन ज्यादा सही लगती है, ये भी ठीक है। सो दिस इज टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, सो दोबारा से मैं रिपीट कर रही हूँ, फोलिक एसिड इज विटामिन B9। ठीक है, इसको फोलिक एसिड कहते हैं, फोलेसिन भी कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है दैट इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ टेरिडीन रिंग, पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड एंड मल्टीपल ग्लूटामेट रेजिड्यूज, या आप इसको पॉलीग्लूटामेट टेल भी कह सकते हो। मल्टीपल ग्लूटामेट रेजिड्यूज जो है वो बैक टू बैक लगे हुए हैं। आगे चलो, अब इसकी कोएंजाइम फॉर्म सी है नॉर्मली, तो ये फोलेट है। जब इसको एक्टिवेट करोगे इनसाइड द बॉडी, तो जो एक्टिवेशन है दैट इज डन इन द प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, और क्या बन जाता है? पहले बनता है डाईहाइड्रोफोलेट, फिर दोबारा से वो एंजाइम एक्ट करती है तो क्या बनता है? टेट्राहाइड्रोफोलेट या टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, और उसकी एब्रिविएशन है THFA। ठीक है, अच्छा, अब फंक्शंस क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर मैं इसको इसके रिएक्शंस की बात करूँ ना, मैकेनिज्म तो अभी मैंने बताया नहीं ना बच्चे, मैकेनिज्म मैं बताती हूँ। इसका जो मैकेनिज्म है, क्वेश्चन ही मुझे समझ आया बेटा, नेम का क्या है, याद करना है, क्या पूछ रहे हो? ये अभी मैं आपको बताती हूँ ना शॉर्ट में कि क्या है, वो आगे मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी, अब ये देखो कि इसकी जो कोएंजाइम फॉर्म है दैट इज टेट्राहाइड्रोफोलिक फोलिक एसिड या डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, अगर मैं एक वर्ड के अंदर
इसका मैकेनिज्म को समराइज करूँ, ये होगा कि दिस इज इन्वॉल्व इन वन कार्बन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जिस तरह मैं आपको कोएंजाइम ए का बताया था, तो कोएंजाइम ए 2 कार्बन को भी ट्रांसपोर्ट करता है। जब कोएंजाइम ए के आगे एसिटाइल कोए लगता है तो 2 कार्बन को ट्रांसपोर्ट करता है। अगर मेलोनाइल कोए लगा हो तो मेलोनाइल हो तो 3 कार्बन की है, अगर सक्सिनाइल हो तो 4 कार्बन को। जो फोलिक एसिड है बेसिकली इट इज इन ट्रांसपोर्ट ऑफ 1 कार्बन ग्रुप्स, ठीक है। वो आगे फिगर से आपको समझाऊंगी तो समझ जाएगी। पहले इसकी कोएंजाइम फॉर्म देखिए। ये रिएक्शन आपने करना है, ये है इन चैटर्जी, ठीक है। क्या हुआ, फोलिक डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम होती है, जैसे यहाँ लिखी हुई है ना, डाईहाइड्रोफोलेटेज, ठीक है। ये रिडक्टेज एंजाइम है। इससे क्या बना, सबसे पहले डाईहाइड्रोफोलेट, ठीक है। इसको FH2 इन्होंने कहा डाईहाइड्रोफोलेट, और उसी डाईहाइड्रोफोलेट को दोबारा लेते हैं, उस पर रिडक्टेज दोबारा एक्ट करती है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तो ये बन जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। ये इसकी एक्टिवेशन का रिएक्शन है। ये तो इस तरह इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है, लेकिन आई वुड प्रेफर कि आप इतना लिख लो, तो इससे ज्यादा लंबी चौड़ी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब होता है बच्चों कि ये जो है ये फोलिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट या टेट्राहाइड्रोफोलेट एक्टिव फॉर्म, ठीक है। करता क्या है, ये 1 कार्बन यूनिट्स ट्रांसफर करता है, और वो 1 कार्बन यूनिट्स जो हैं वो N5 या N10 पोजीशन के ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है। दिस इज N5, दैट इज नाइट्रोजन नंबर 5 या नाइट्रोजन नंबर 10, इस साथ 1 कार्बन ग्रुप से अटैच होंगे और ये उनको कैरी करेगा आगे। मैं आपको उसका सारी डिटेल बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आरडीए देख लो। आरडीए क्या है, अब ये देखें, ये नोट करो कि दिस इज 200 to 400 माइक्रोग्राम्स पर डे, ठीक है। इसको अगर आपने मिलीग्राम में लिखना है तो मिलीग्राम में भी लिख सकते हो, 200 to 400 माइक्रोग्राम्स पर डे, ठीक है। मिलीग्राम में करोगे तो कितना आ जाएगा, ये मिलीग्राम में आई थिंक 0.2 मिलीग्राम्स पर डे आ जाएगा, ठीक है। 0.2 to 0.4 मिलीग्राम्स पर डे। और अपर लेवल मैक्सिमम जो है वो 1000 माइक्रोग्राम्स पे। एक्सेस कैन मास्क विटामिन B12 डेफिशिएंसी, ये कैसे होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अच्छा जी, अब ये देखो इसकी सोर्सेस तमाम जो फोलिएज वाली चीजें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फिर बाकी कुछ चीजें वो ही आ गए, लिवर आ गया, ठीक है। अच्छा, कुछ हद तक जो है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया भी सिंथेसाइज करते हैं फोलेट को। कौन से रिपीट कर दूं, कह रहे हो ये वाला, कौन सा पार्ट नहीं समझ आया बेटा, ये वाला, ये वाला। देखो स्ट्रक्चर में आपको सिर्फ 3 चीजें पता होनी चाहिए, एरिडीन, पैरामाइनोबेंजोइक एसिड और पॉलीग्लूटामेट टेप, ठीक है। उसके बाद इसकी एक्टिवेशन होती है। एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि इसकी कोएंजाइम फॉर्म बनती है, ठीक है। एक दफा रिडक्शन होगी बाय डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ये 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, दिस बिकम्स डाइहाइड्रोफोलिक एसिड। दूसरी दफा दोबारा रिडक्शन होती है, 2 हाइड्रोजन और ऐड हो गए, दिस बिकम्स टेट्राहाइड्रोफोलेट। दिस इज द these both of these are the active coenzyme forms, डाइहाइड्रोफोलिक टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, हाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। और ये और क्या बताया है, ये वही रिएक्शन है, उसको दोबारा लिखा हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि इट इज ट्रांसफरिंग 1 कार्बन यूनिट, और वो 1 कार्बन यूनिट कहाँ पे अटैच हुआ हुआ है, N5 पे, N10 पे। तो ये फिगर दिखाने की मकसद है आपको कि जब आप बुक में देखोगे वहां पे बार बार लिखा होगा N5 हाइड्रोफोलिक एसिड, तो आपको पता हो कि N5 का क्या मतलब है। अगर इसके साथ 1 कार्बन अटैच है तो N5 है, अगर इसके साथ 1 कार्बन यूनिट अटैच है तो N10, ठीक है। ये आ गया। अब दोबारा से सारा कुछ आया दोबारा, ठीक है। सो इसका जो बेसिक रिएक्शन है दैट इज इन द ट्रांसफर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ 1 कार्बन मोइटी, ठीक है। 1 कार्बन यूनिट्स, 1 कौन से होते हैं, कौन से रिएक्शंस में आते हैं, आगे सारा आएगा। सो 1 कार्बन यूनिट्स हैं बच्चों, मिथाइल CH3 आपको पता है, मेथेनाइल CH, मेथिलीन CH2, फॉर्माइल CHO, फॉर्मेट, फॉर्मामिनो, हाइड्रोक्सीमेल, ऑल ऑफ दीज आर 1 कार्बन यूनिट्स, ठीक है। जिस तरह आपको पता है ना कि एसिडाइल 2 कार्बन यूनिट, सो ऑल ऑफ दीज आर 1 कार्बन यूनिट। फोलिक एसिड का मकसद है कि जहाँ पे 1 कार्बन यूनिट्स ट्रांसफर होना है ना, तो वहाँ पे फोलिक एसिड उसको ट्रांसफर करता है इनसाइड द मॉलिक्यूल्स। मैं अब आपको इसकी एग्जांपल्स बताती हूँ। ये देखो,
यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं नजर आ रहा होगा, इसलिए आगे चलते हैं। ये सारी की सारी वन कार्बन यूनिट्स की कन्वर्जन है। फॉर्मिनो वन कार्बन है, मेथेनाइल वन कार्बन है, फॉर्माइल वन कार्बन है, मेथिल वन कार्बन है, मिथाइल वन कार्बन है। ऑल ऑफ दीज आर वन कार्बन, और ऑल ऑफ दीज आप देख रहे हो कि दीज आर इंटर कन्वर्टेबल। इंटर कन्वर्टेबल है ना, ये वन कार्बन में इंटर कन्वर्टेबल है। आगे चलते हैं। अब ये रिएक्शन नाम है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले जो सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन फ्रॉम सीरीन, अब आप मुझे बताओगे ग्लाइसिन और सीरीन क्या होते हैं? अमाइनो एसिड्स हैं दोनों, ठीक है, शाबाश। बच्चों, अगर ग्लाइसिन और सीरीन के आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको अंदाजा होगा कि दोनों में सिर्फ और सिर्फ वन कार्बन यूनिट का फर्क है। ये देखो, ये सीन थी ना, इस ग्लाइसिन में एक ये वाला वन कार्बन और ऐड कर दोगे तो सीरीन बन जाएगा। सो वो वन कार्बन कौन ऐड करता है? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ये देखो, N5 and 10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड था, ये रेड वाला जो है ना वन कार्बन था, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये रिएक्शन हुआ, इसने ये वन का ट्रांसफर कर दिया ग्लाइसिन के अंदर, तो क्या चीज बन गई? सीरीन। सीरीन बन गया और ये ओरिजिनली रीजनरेट हो गया टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। जो इसके अंदर N5 and 10 मिथिलीन था, तो ये वाला वन कार्बन जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गया? इस ग्लाइसिन के अंदर, और क्या बन गया? सीरीन, ठीक है। आपने इसको किस तरह से लिखना है? ग्लाइसिन लिखा, दोनों साइडों के एरो लगाए। दोनों साइडों के एरो क्यों है रिवर्सिबल वाले? क्योंकि दोनों साइड पे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपने लिखा सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, और एक साइड पे लिखा टेट्राहाइड्रोलेट, और एक साइड पे लिखा N5 and 10 मेथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट, ठीक है। ये पहला रिएक्शन हो गया। उसके बाद देखो कि यूरासिल से यूरिडीन से थायमीन बनाना हो, ठीक है। अब ये थायमीन जो है विटामिन 1 वाला थायमीन नहीं है, ये एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमीन वाला थायमीन है, ठीक है। तो ये देखो, ये जो यूरासिल होता है ना, यूरिडीन वाला यूरासिल, प्रीवियस स्लाइड देख लो। पीछे क्यों चल रहे हो बच्चों? मैं इतनी डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया, आपको अभी तक पिछला एड की पड़ी हुई है। थोड़ा सा कीप अप करो। आगे चल, दिस इज यूरासिल, ठीक है। यूरासिल से थायमीन में कन्वर्ट होना है। अब आप इन दोनों का स्ट्रक्चर देखें तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में भी जस्ट एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, ठीक है। एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, ये मिथाइल, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो था ना, इससे इसमें कन्वर्ट होना, एंजाइम इज थाइमिडालेट टेरेस, ठीक है। दोबारा से वही होगा, N5 and 10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट है। ये अपना जो एक इसने कैरी किया हुआ है मिथाइल ग्रुप, वो इस ट्रांसफर कर देता है, खुद ये बन जाता है डाइहाइड्रोफोलेट, ठीक है। और अगर इसको डाइहाइड्रोफोलेट लिखते हो तब भी ठीक है, अगर टेट्राहाइड्रोफोलेट लिखते हो तब भी ठीक है। ये दोबारा से बन जाता है टेट्राहाइड्रोफोलेट, और इसने अपना ये जो मिथाइल है ना, ये यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। आगे, अच्छा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका पहले आधा पार्ट मैंने पहले भी दिखाया था। इसमें क्या होता है बच्चों, मिनट। अच्छा जी, इसमें क्या हुआ कि इसमें ये देखो, होमोसिस्टीन से मेथियोनिन में कन्वर्ट होना था, ठीक है। होमोसिस्टीन और मेथियोनिन का अगर आप स्ट्रक्चर का जायजा लोगे, जरा और से देखोगे, तो आपको अंदाजा होगा कि इनके अंदर डिफरेंस है वो इस मिथाइल का है, ठीक है। ये एक एडिशनल मिथाइल। तो ये मिथाइल कैसे ट्रांसफर हो रहा है? बाय N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। N5 टेट्राहाइड्रोफोलेट इस रिएक्शन में आया, उसने अपना ये मिथाइल इसको दे दिया, होमोसिस्टीन में ट्रांसफर कर दिया, तो क्या चीज बन गई? मेथियोनिन। ये मेथियोनिन बन गया, ठीक है, और टेट्राहाइड्रोफोलेट बाकी रह गया, ठीक है। इसने क्या किया था, ये अपना मिथाइल ट्रांसफर किया, ठीक है, ये रह गया टेट्राहाइड्रोफोलेट, और ये मेथियोनिन बन गया, ठीक है। दिस रिएक्शन इज मेथियोनिन सिंथेज रिएक्शन होता है। इस ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें विटामिन B12 भी रिक्वायर्ड होता है, इसके अलावा विटामिन B5 भी रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। सॉरी, B12 भी रिक्वायर्ड होता है, मिथाइल भी है। ये इस वाले पार्ट को छोड़ दो, सिर्फ आपने ये वाला
ठीक, आगे ये वही रिएक्शन है, होमोसिस्टीन से एरो लगाया मेथियोनिन, ठीक है, होमोसिस्टीन से मेथियोनिन, इसमें फोलेट भी इन्वॉल्व है, विटामिन B12 भी इन्वॉल्व है, और हो क्या रहा है N5 10 मिथिलीन टेट्राहाइड्रोफोलेट था या मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट भी था, ठीक है। सो ये राइबोफ्लेविन लिखने की जरूरत नहीं, ये कुछ और ही बताया हुआ है, बस आपने कहा कि टेट्राहाइड्रोफोलेट इन्वॉल्व था, ठीक है, उसने मिथाइल को ट्रांसफर किया इनटू होमोसिस्टीन, तो क्या चीज बन गई, मेथियोनिन, ठीक। आगे चलो, प्यूरिन बेसिस में जो एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन है उनको सिंथेसाइज करने में जो रिएक्शंस होते हैं वहाँ पे जो है ना टेट्राहाइड्रोफोलेट इन्वॉल्व है, जैसे कि एक ये आ रहा है, ये देखो एक ये आ रहा है, ठीक है, एन10 फॉर्माइल है, ये भी एन10 फॉर्माइल है। इसमें आपको ये सारी जानने की जरूरत नहीं है, आपने जस्ट लिखना है एक सेंटेंस के फोलेट आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन बेसिस, ठीक है। आगे अच्छा जी, अब इसकी डेफिशिएंसी आ गई। डेफिशिएंसी से पहले एक दफ़ा मैं दोबारा से रिएक्शंस बता देती हूँ कि यहाँ से देख लेते हैं। सिंथेसिस ऑफ ग्लाइसिन फ्रॉम सीरीन हो गया, सिंथेसिस ऑफ द बेस थायमीन, ठीक है, उसके बाद प्यूरिन बेसिस हो गए, होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म हो गया। ये मेन रिएक्शंस हैं, और भी हैं बहुत सारे, मेन यही हैं। सो कौन कौन से थे, सीरीन सिंथेसिस फ्रॉम ग्लाइसिन, ठीक है, आपने ये देखा कि दोनों के अंदर एक मिथाइल का ही फर्क था, और वो मिथाइल ग्रुप किसने ट्रांसफर किया है, फोलिक एसिड ने। इसी तरह ये यूरासिल और सीरीन के अंदर जो डिफरेंस होता है स्ट्रक्चर में, वो मिथाइल का होता है। सो मिथाइल कौन ट्रांसफर कर रहा होता है, ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। इसी तरह होमोसिस और मेथियोनिन में स्ट्रक्चर में एक मिथाइल का फर्क है, वो मिथाइल कौन ट्रांसफर कर रहा है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। इस रिएक्शन के अंदर विटामिन B12 भी रिक्वायर्ड है, ये मैं बार बार बता रही हूँ, ये आगे भी आपको पता चलेगा जब आप विटामिन B12 पढ़ोगे, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इन बेसिस के सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, ये आपने जस्ट एक सेंटेंस लिख देना, हो गया। सो आगे देखो, डेफिशिएंसी, फोलेट की डेफिशिएंसी से क्या होता है, सबसे पहले अनीमिया आ गया, व्हिच इज मैक्रोसिटिक लार्ज सेल टाइप, ठीक है। मैक्रो एनीमिया बेसिकली अगर आप को आरबीसी को स्लाइड्स में देखते हैं ना, तो आप दो तरह से क्लासिफाई करते हैं, एक माइक्रो होता है जिसमें आरबीसी का साइज छोटा होता है, ये होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, ठीक है। मिनरल्स में आयरन में जाके पढ़ोगे, वहाँ आएगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जो मैक्रोसिटिक होता है जिसमें आरबीसीज बड़े बड़े होते हैं, वो दो वजूहत की वजह से होता है, या तो फोलेट की डेफिशिएंसी होगी या फिर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी, ठीक है। आगे देखो, स्मूथ रेड है, मेंटल कंफ्यूजन, वीकनेस, फटीग, इरिटेबिलिटी, हेडेक। अगर आपको किसी सिनेरियो में मैक्रोसिटिक एनीमिया लिखा हुआ मिलता है या मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मिलता है लिखा हुआ, तो आप जहन में दो चीजें आनी चाहिए, या तो फोलेट या B12, ठीक है। अच्छा, टॉक्सिसिटी सिम्टम्स देख लो। टॉक्सिसिटी क्या है कि जो फोलिएट है, इट मास्क्स द विटामिन B12 डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अच्छा नहीं, ये मैं बाद में बताऊंगी, ये पूरी डिटेल इसकी मैं बाद में बताऊंगी, ये आपको ऐसे नहीं समझ आ सकती, बिकॉज जब तक आप विटामिन B12 डेफिशिएंसी नहीं पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, ये देखो, बड़ी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इसको मैक्रोसिटिक भी कहते हैं। मैक्रोसिटिक का मतलब क्या है कि आरबीसीज का साइज जो बड़ा बड़ा है, ठीक है, ये बड़े बड़े से आरबीसीज है। और आप इसको मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हो। मेगैलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि मेगैलो में मेगा का तो मतलब यही है कि लार्ज है, और ब्लास्टिक का मतलब ये है कि लार्ज भी है और इमेच्योर भी है, ठीक है। लार्ज सेल्स है, इमेच्योर सेल्स है, यानी कि होता क्या बच्चों के साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रो करता जा रहा है, लेकिन न्यूक्लियस ठीक से ग्रो नहीं कर रहा। क्यों नहीं ग्रो कर रहा, बिकॉज एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमिन में से जो खासतौर पे थायमिन वो तो मिल नहीं रहा आपको, बिकॉज फोलेट कम है, ठीक है। दूसरी बात ये कि तमाम के तमाम प्यूरिन बेसिस कम है, बिकॉज ऑफ क्योंकि उनके सिंथेसिस में फोलेट रिक्वायर्ड होता है। सो एज अ रिजल्ट क्या है कि जब उनके सिंथेसिस में फोलेट रिक्वायर्ड होता है, तो एज अ रिजल्ट देयर विल बी एनीमिया, ठीक है। जो जब साइज बड़ा होता है ना, तो आरबीसीज हाइपोक्रोमिक होते हैं, कुछ मतलब उनमें हीमोग्लोबिन की चाहे डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ साइज वो हाइपोक्रोमिक हो जाते हैं, लाइट कलर के हो जाते हैं। इसी तरह जो आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, उसमें सेल छोटे साइज के होते हैं, डार्क डार्क से कलर के होते हैं, ठीक है।
ये जो प्रोसीजर है ना, जिसमें जो प्रोसेस है जिसमें साइटोप्लाज्म बड़ा होता जा रहा है और न्यूक्लियस सही से डेवलप नहीं हो रहा है, इसको आप कहते हो न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी। एसिंक्रोनी का मतलब क्या है कि वो सिंक्रोनाइजेशन में बड़े नहीं हो रहे, वो सिंक्रोनाइजेशन में मैच्योर नहीं हो रहे। न्यूक्लियस जो है वो इमेच्योर सा रह गया और साइटोप्लाज्म बड़ा हो गया, सो देयर इज न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक एसिंक्रोनी। ठीक, आगे चले। अब जो फोलेट की डेफिशिएंसी में है जो है वो क्या क्या होता है, एक ये कि अनीमिया हो जाएगा, वही बात है, आरबीसीज बड़े हो गए, ठीक है, मेगैलोब्लास्ट हैं, लार्ज हैं लेकिन इमेच्योर है, ठीक है। दूसरी बात, इसकी डेफिशिएंसी खास तौर पे प्रेग्नेंट विमेन में देखनी है आपने और अल्कोहलिक्स में देखनी है, ठीक है। अब प्रेगनेंसी में होता है बच्चों कि अगर आप जो मदर है उसको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो बच्चे में देयर विल बी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, ठीक है। क्या होता है कि जो न्यूरल ट्यूब है, आप लोगों ने एम्ब्रियोलॉजी पढ़ी होगी, मेरे से आपको ज़्यादा ही आती होगी, एम्ब्रियोलॉजी में जहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट है, ठीक है, बिल्कुल जो शुरू में होती है कि ये स्पाइनल कॉर्ड बन रही है और बीच में ये जो है वर्टिब्रल कॉलम भी साथ साथ बन रहा है और स्पाइनल कॉर्ड बन रही है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है कि ये जो न्यूरल ट्यूब है इट क्लोजेस इन द फर्स्ट 28 डेज ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, फर्स्ट 4 वीक्स में आप सोचो। और ये जो न्यूरल ट्यूब है इट इज फ्रॉम द ब्रेन एज वेल एज द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। क्या होता है कि अगर तो किसी प्रेग्नेंट लेडी के अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो पहले पहले महीने में न्यूरल ट्यूब में क्लोज होना था। अगर प्रेगनेंसी जिस टाइम तक कंफर्म होती है तब तक न्यूरल ट्यूब हो चुका होता है, ठीक है। सो क्या है, इसको आप प्रिवेंट कैसे करते हो कि आप जो है ना फीमेल्स ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज उनको फोलिक एसिड देते हो, ठीक है। अब न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स में क्या हो कि ये था वर्टिब्रल कॉलम और अंदर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अगर न्यूरल ट्यूब ठीक से क्लोज नहीं हुई, ठीक, यहाँ पे ये पूरी बंद होनी चाहिए थी, यहाँ पे गैप रह गया, ठीक है। क्या होगा, मेनिंजीज भी बाहर आ सकती हैं, मेनिंजीज के साथ कॉर्ड बाहर आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से एक ग्रोथ बैक पे आ सकती है, इधर आ सकती है, बैक ऑफ द हेड की के ऊपर आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन जहाँ पे न्यूरल जो ट्यूब है ओपन रह गई, ठीक। इसमें देखो स्पाइना वाइफिडा इसको कहते हैं, या एनसेफली का मतलब कि ब्रेन बना ही नहीं है, ठीक है। या फिर एनसेफेलोसील बन गई जो स्कल के साथ एक सिस्ट सी बन गई, इसको हम बोलते हैं एनसेफेलोसील। ये मुख्तलिफ टाइप्स हैं, ठीक। जो सबसे कॉमन टाइप है दैट इज स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा एनसेफली है। सो इस गवर्नमेंट रिक्वायर्स फोलेट एनरिचमेंट ऑफ फ्लो एंड सीरियल, ठीक है। जो आपका जो मैदा होता है या सीरियल्स होते हैं उनकी एनरिचमेंट जो है एक्सटर्नली में फोलेट डालते हैं, ठीक है, टू प्रिवेंट द न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद इसको छोड़कर इसको हम जरा देखें एक दफा दोबारा। चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो थी एनीमिया। एनीमिया होगा मेगैलोब्लास्टिक का लफ्ज आता है या मैक्रोसिटिक का लफ्ज आता है जिसमें सेल्स लार्ज है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर अगर फर्स्ट मंथ के अंदर ही फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी तो देयर इज अ चांस ऑफ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, और ये टोटली प्रिवेंटेबल है। आप प्रेग्नेंट लेडीज को या लेडीज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज को फोलिक एसिड के सप्लीमेंट्स देते हैं और तो फिर ये मसला नहीं होता। और दूसरा जिस इसकी जो हल गवर्नमेंट ने वो ये है कि एनरिचमेंट करते हैं सीरियल्स की और मैदे की और आटे की, इस तरह की सारी चीज़ों की एनरिचमेंट करते हैं फोलेट के साथ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कि फोलेट और होमोसिन, जहां मैंने आपको ये रिएक्शन दिखाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बिकॉज ये एक ही रिएक्शन में फोलेट भी इन्वॉल्व है, B12 भी इन्वॉल्व, ठीक है। इसकी लिपिन कॉर्ड में ये फिगर है होमोसिस्टीन, ठीक है, उसके साथ आ जाओ यहाँ पे आ जाएगा फोलेट, तो क्या बन जाएगा आगे मेथियोनिन और टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये फिगर है। अब यहाँ पे बच्चों अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी, होमोसिस्टीन की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। जहाँ फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाएगी देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ होमोसिस्टीन। अगर होमोसिस्टीन की एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी में तो होमोसिस्टीन इज अ रिस्क फैक्टर फॉर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। अगर होमोसिस्टीन ज्यादा होता है बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज्यादा होती है, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। जब देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस तो देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ क्लॉटिंग इन द कोरोनरी आर्टरीज। जब कोरोनरी आर्टरी क्लॉटिंग
का चांस ज्यादा होगा, देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ठीक है, एक तो हार्ट डिजीज और दूसरे ओवरऑल बॉडी में क्लॉटिंग का चांस ज्यादा होता है। तो सिर्फ हार्ट डिजीज में नहीं बल्कि स्ट्रोक जिसे फालिज कहते हैं ना, स्ट्रोक का चांस, हार्ट डिजीज का चांस ज्यादा है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। फोलिएट जो है इट इज इन्वॉल्व इन द होमोसिस्टीन रिएक्शन। ठीक है, होमोसिस्टीन से जहाँ पे मेथियोनिन बन रहा था, मेथियोनिन आपको पता है कि इट इज एन अमाइनो एसिड। फोलिएट से जहाँ पे मेथियोनिन बना था वहाँ पे कौन सा विटामिन इन्वॉल्व था, B12 भी इन्वॉल्व था और फोलेट भी इन्वॉल्व था। इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ फोलेट, यहाँ पे देखो B12 या फोलेट दोनों में से किसी की डेफिशिएंसी हो जाएगी, देयर इज इंक्रीज्ड एक्यूमुलेशन ऑफ होमोसिस्टीन, या होमोसिस्टीन बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट करेगा ब्लड के अंदर, होमोसिस्टीनीमिया हो जाएगा, तो देयर विल बी इंक्रीज चांस ऑफ हार्ट डिजीज एज वेल एज स्ट्रोक। ठीक है, सो बेसिकली सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज। आगे, अच्छा जी बच्चों, अब देखें कि इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स क्या होता है कि हम एंटीबायोटिक्स जब लेते हैं, ठीक है, जिस तरह सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें सबसे कॉमन और सबसे जो चीज जो एंटीबायोटिक सबको पता होती है सेफ्रॉन, ठीक है, वो सल्फोनामाइड है। सो बेसिकली इनका मैकेनिज्म क्या होता है कि दे आर इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल ग्रोथ बाय ब्लॉकिंग द इनकॉर्पोरेशन ऑफ पैबा दैट इज द पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड। ठीक है, यहाँ पे देखो हाँ, यहाँ देखो टेरिडीन के साथ, ये टेरिडीन के साथ जहाँ पे पैबा लगा था, पैरामाइनोबेंजोइक एसिड बैक्टीरिया अंदर, वहां पे सल्फोनामाइड इसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, सो एज ए रिजल्ट बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होती। अब मुझे आप लोग ये बताओगे कि अगर ये यहाँ पे ऐसे ब्लॉक हो जाता है तो क्या ह्यूमन पे क्यों नहीं इफेक्ट होता? दे डू नॉट ब्लॉक ऑफ पैबा, दे ब्लॉक द इनकॉर्पोरेशन। जब पे पैबा ने सॉरी, जहाँ पे बच्चों पैरामाइनोबेंजोइक एसिड ने टेरिडीन के साथ अटैच होकर फोलिक एसिड बनाना, वहां पे ब्लॉकेज हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो ये है कि आप मुझे बताओ कि अगर ये एंटीबायोटिक्स हैं, ठीक है, तो ये ह्यूमंस को क्यों नहीं अफेक्ट करी? जी, बच्चों जिस किसी को, अगर किसी को समझ आया तो मुझे जवाब दे कि ये मैंने जो पूछा है उसका क्या आंसर है। देखो, मैंने जो क्वेश्चन पूछा है ना वो ये है, शाबाश, ठीक है, जिस बच्चे ने लिखा है ह्यूमन बॉडी डज नॉट सिंथेसाइज फोलिक एसिड, उसका आंसर ठीक है, बाकी उनका सबका आंसर गलत है। अब मैं आपको दोबारा से ये बात समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं पूछ क्या रही थी। ठीक है, देखो फोलिक एसिड, ये जो फोलिक एसिड है ना, इसको हम इसके मैकेनिज्म में हम इंटरफेयर कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। हम यूज करते हैं बहुत सारी किस्म की एंटीबायोटिक्स और एंटी मलेरियल्स, जिसमें से एक है सल्फोनामाइड्स। अब सल्फोनामाइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है बच्चों, इस फिगर से मैं आपको दिखाती हूँ। सल्फोनामाइड्स बेसिकली टेरिडीन के अंदर पैबा के अटैचमेंट को ब्लॉक करता है। ठीक है, फोलिक एसिड का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें थी, टेरिडीन, पैबा और ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, सो जहाँ पे बैक्टीरिया में टेरिडीन और पैबा सिंथेसिस हो रहा था, वहाँ पे सल्फोनामाइड जब आप एंटीबायोटिक्स देते हैं वो इस स्टेज को ब्लॉक कर देते हैं। फिर क्या होगा, बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड नहीं सिंथेसाइज होगा। जब बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड सिंथेसाइज नहीं होगा, बैक्टीरिया में फोलिक एसिड कम हो जाएगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। ठीक है, मर जाएंगे बैक्टीरिया। सो दिस इज एक्टिंग एज एन एंटीबायोटिक, यानी कि सल्फोनामाइड्स आपने दिए वो यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, ट्राइमेथोप्रिम आपने दिया वो यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं, सो बोथ ऑफ दीज आर एक्टिंग एज एन एंटीबायोटिक। ठीक है, अब मेरा सवाल ये था कि ह्यूमंस पे ये अफेक्ट नहीं करते। अब सवाल की समझ आई है
सो ह्यूमंस पे क्यों ये इफेक्ट करते हैं? बिकॉज ह्यूमन बॉडी के अंदर फोलिक एसिड सिंथेसाइज ही नहीं हो रहा होता, ये रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो ही नहीं रहे होते। हमारी बॉडी तो फोलिक एसिड को बना बनाया इस्तेमाल करती है, खुद तो नहीं ना बनाती। बैक्टीरिया खुद बना रहे थे, ठीक है, आपने क्या किया, बैक्टीरिया के अंदर सल्फोनामाइड्स दिए या ट्राइमेथोप्रिम दी, ठीक है। अच्छा मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मुझे फ्लू है, ठीक है, अब मैंने क्या किया कि मैंने सल्फोनामाइड्स ले लिए, ठीक है, या ट्राइमेथोप्रिम ले ली, ठीक है। अब जो मेरे अंदर बैक्टीरिया है फ्लू कॉजिंग, उनके अंदर जाके एंटीबायोटिक क्या करेगी कि जहाँ पे टेरिटरी का रिएक्शन हो रहा था उसको प्रिवेंट कर देगी। एज ए रिजल्ट बैक्टीरिया के अंदर फोलिक एसिड नहीं बनेगा, बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वही एंटीबायोटिक मुझे नहीं कुछ कहती, क्योंकि मैं तो फोलिक एसिड सिंथेसाइज ही नहीं कर रही ना, मैं तो फोलिक एसिड को डाइट में से बना बनाया ले रही हूँ, मैं तो पैबा और टेरिडीन का रिएक्शन मेरी बॉडी में तो नहीं ना होगा, ठीक। सो एंटीबायोटिक्स मुझ पे असर नहीं करेंगे, लेकिन बैक्टीरिया पे असर करेंगे। बात समझ में आई? समझ आ गई कि नहीं आई? ठीक। अब ये देखो बच्चों कि उसी में से, इन ड्रग्स में से एक इम्पॉर्टेंट होती हैं ये सल्फोनामाइड्स। इसके अलावा कुछ और, जिस तरह ऑन अकाउंट ऑफ देयर एबिलिटी टू इनहिबिट सेल डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये और भी चीज़ों के अंदर यूज होते हैं, ठीक है। क्या हो गया, एक मिनट हट जाओ। अच्छा, जो फोलिक एसिड एंटागनिस्ट हैं, फोलिक एसिड के यूज को रोकने के लिए और भी चीज़ों के अंदर ये ड्रग्स यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल ल्यूकीमियाज, एरिथीमाज एंड मेलिग्नेंट ग्रोथ्स। अब जो आप ये देखो कि जो सेल बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा होता है, ठीक है, जैसे कि कैंसर सेल, ल्यूकीमियाज है, ठीक है, या आरबीसीज का ट्यूमर है, ठीक है, या मेलिग्नेंट ट्यूमर है, वो सेल बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। जब वो बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको नए सेल बनाने के लिए थायमिन भी चाहिए, प्यूरिन्स भी चाहिए, एज अ रिजल्ट उनको फोलिक एसिड चाहिए। जब आप फोलिक एसिड जो है ना उसके उसके एंटागनिस्ट बॉडी में दोगे, तो ये जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल है ना, ये इनकी रैपिड ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चों ये जो ड्रग्स हैं, ये आपको ये जो तीनों मैंने बताई थी, पहले सल्फोनामाइड्स बताए थे, ट्राइमेथोप्रिम बताए थे, ये आ रही हूँ, ये चैटर्जी से मिलेंगे। कि अमाइनोटेरिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अमाइनोटेरिन है ना, इसको बेशक आप छोड़ दो। अगला जो है ना एमेथोटेरिन, इसका जो नाम हम पूरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं ना, दैट इज मेथोट्रेक्सेट। और अगर आप एग्जाम में भी आएगा तो इसी नाम से मोस्टली आता है, मेथोट्रेक्सेट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथोट्रेक्सेट जो है, इसका स्ट्रक्चर करने की जरूरत नहीं है, इट इज 4 अमाइनो टायरफोलेट, इसको करने की जरूरत नहीं है। मेथोट्रेक्सेट में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से एंजाइम को इनहिबिट करता है, इट इनहिबिट्स डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब आप मुझे ये बताइए कि अभी मैंने पहले बताया कि डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज कौन सी एंजाइम है, क्या करिए है? जी कौन बताएगा डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज क्या करती है? क्या हो गया है? बेसिकली डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जो है, इट इज एक्टिवेटिंग द फोलिक एसिड इनटू कोएंजाइम फॉर्म, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट है। सो आप क्या करते हो कि इसको इनहिबिट कर देते हो, ठीक है। अब मैं इसको आपको ऐसे समझाती हूँ कि खुदा ना खास्ता किसी को कैंसर है, ठीक है, क्या होगा कि जो कैंसर सेल्स हैं वो बहुत रैपिडली डिवाइड कर रहे होंगे। जब रैपिडली डिवाइड कर रहे होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फोलेट चाहिए होगा। बात समझ में आ रही है? जब बहुत ज्यादा फोलेट चाहिए होगा तो फोलेट ऐसे तो नहीं ना काम काम कर सकता, पहले उसको कन्वर्ट करना है इनटू एक्टिव फॉर्म, दैट इज डाइहाइड्रोफोलेट या टेट्राहाइड्रोफोलेट। उसके लिए एंजाइम जो यूज होती है दैट इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब आप मेथोट्रेक्सेट देते हो एज एन एंटी कैंसर ड्रग, तो वो करेगी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट कर देगी, ठीक है। जब डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा कि जो फोलेट है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा तो अपने रिएक्शंस परफॉर्म नहीं करता। एज अ रिजल्ट क्या है, प्यूरिन्स भी नहीं बन रहे, थायमिन भी नहीं बन रहा। तो क्या होगा कि जो रैपिडली डिवाइडिंग कैंसर सेल्स हैं वो उनकी जो रैपिड ग्रोथ है वो रुक जाएगी। समझ आई? ठीक है।
ये इस सारे को जो सिर्फ यहाँ देखो कि ये डाइहाइड्रोफोलेट से कन्वर्ट हो रहा था इनटू टेट्राहाइड्रोफोलेट। एंजाइम कौन सी थी? डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। अब जो मेथोट्रेक्सेट है, मेथोट्रेक्सेट अमाइनोटेरिन या अमेथोटेरिन दोनों ही इस रिएक्शन को रोकती हैं, दैट इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज रिएक्शन को। एज अ रिजल्ट कोएंजाइम फॉर्म में नहीं कन्वर्ट हो सकता फोलिक एसिड, ठीक है। तो जो उसको रिक्वायर्ड था फॉर रैपिड ग्रोथ, जो सेल्स को रिक्वायर्ड था फॉर रैपिड ग्रोथ, वो नहीं हो रहा कन्वर्ट, ठीक है। एज अ रिजल्ट कैंसर उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक। ये दोबारा से ट्राइमेथोप्रिम का भी मैकेनिज्म आ गया। ट्राइमेथोप्रिम या सेफ्रॉन, उनका उसका मैकेनिज्म भी वही है, इट इज इनहिबिटिंग द डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। और जो पायरीमेथामीन है दैट इज यूज्ड एज एन एंटी-मलेरियल ड्रग। ये जो है इट आल्सो इनहिबिट्स डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, ठीक है। ये मैं आपको ड्रग्स एक दफा दोबारा से बता देती हूँ, शायद आपको जरा लॉस्ट फील हो रहा होगा कि बताया क्या बता दिया। ड्रग्स में ना आप ऐसे करो कि कैटेगरीज में डिवाइड कर लो, ठीक है। एक कैटेगरी वो है जो बैक्टीरिया पे एक्ट कर रही है और एक कैटेगरी वो है जो ह्यूमंस पे एक्ट कर रही है, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया में जो करी है वो है जो नंबर 1 सल्फोनामाइड्स, ठीक है। सल्फोनामाइड्स वो हैं, ये देखो, जो बेसिकली फोलिक एसिड की सिंथेसिस को रोक रहे हैं, ठीक है, इन द बैक्टीरिया। जहाँ पे सिंथेसिस में टेरिडीन और पैबा के आपस में कंबाइन होना था, वहाँ पे सल्फोनामाइड्स उसके मैकेनिज्म को इनहिबिट कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है कि ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं, बिकॉज जब बैक्टीरिया के पास फोलिक एसिड नहीं होगा, बैक्टीरिया बनना शुरू हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। सो दिस इज एक्टिंग एज एन एंटीबायोटिक। इसी तरह एक एंटीबायोटिक होती है ट्राइमेथोप्रिम, ठीक है। इट इज एक्टिंग ऑन द एक्टिवेशन ऑफ फोलिक एसिड इनटू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जहाँ डाइहाइड्रोफोलिक एसिड था उसको कन्वर्ट करना था, वहाँ पे ट्राइमेथोप्रिम एक्ट करी इन द बैक्टीरिया, ठीक है। सो ये दो चीजें होंगी एंटीबायोटिक्स वाली, ठीक है, जहाँ पे एंटीबायोटिक है। इसी तरह पायरीमेथामीन है। अब पायरीमेथामीन जो है वो भी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है, लेकिन उसमें वो यूज होता है एज एन एंटी मलेरियल। सो ये चीजें जो एंटीबायोटिक्स या जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट है, ठीक। दूसरा जो फोलिक एसिड का एंटागोनिस्टिक एक्शन है दैट इज इन द ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या होता है कि जहाँ पे फोलिक एसिड ने टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होना था, वहाँ पे जो ड्रग्स उसको इनहिबिट करती हैं, जैसे ये हैं टेरिन है, मेथोटेरिन है, मेथोटेरिन का जो सही नाम है मेथोट्रेक्सेट, वो यूज होंगी एंटी कैंसर एजेंट, ठीक है। कैंसर था, रैपिडली डिवाइडिंग सेल थे, उनको फोलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म चाहिए थी। आप इनहिबिट कर देते हो डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को, तो एक्टिव फॉर्म नहीं बनती। एज अ रिजल्ट जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल है वो नहीं डिवाइड हो सकते, बिकॉज वो नया डीएनए नहीं बना सकते, ठीक है। एज अ रिजल्ट कैंसर की ग्रोथ रहती है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे पूछा किसी ने, एक्सेप्ट फॉर सल्फोनामाइड्स ऑल ड्रग्स विल अफेक्ट ह्यूमंस। नहीं बेटा, कौन कौन से बताए? सल्फोनामाइड्स बताए हैं, जो फिगर आपको दिखाई थी, ये देखो, सल्फोनामाइड्स दिखाए हैं, ट्राइमेथोप्रिम दिखाई है, दोनों एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पायरीमेथामीन आपको दिखाई है, ये पायरीमेथामीन है, ये एंटी मलेरियल के तौर पे यूज होती है, ठीक है। और जो ह्यूमंस में जो जो ह्यूमंस के हैं वो कौन से हैं? ये अमाइटेरिन, ठीक है, मेथोटेरिन जिसको आप मेथोट्रेक्सेट बोलते हैं, ये दोनों करना है एज एन एंटी कैंसर ड्रग। फोलेट आल्सो कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ सेल्स। नहीं बेटा, फोलेट न्यू सेल्स नहीं बनाता, फोलेट एक्चुअली एक तो थायमीन बनाता है, ठीक है। थायमीन का क्या मतलब है? एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमीन वाला थायमीन, ठीक है। और एट द सेम टाइम फोलेट जो है वो बनाता है प्यूरिन बेसिस, ठीक है। प्यूरिन बेसिस जब वो बनाता है तो क्या होगा, अगर प्यूरिन बेसिस नहीं बन रहे, अगर डीएनए नहीं बन रहे, तो न्यू सेल नहीं बनेंगे, ऑफ कोर्स, ठीक है ना। अगर डीएनए नहीं बनेगा तो न्यू सेल नहीं बनेंगे, जब न्यू सेल नहीं बनेंगे तो कैंसर की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, ठीक है। ड्रग हो गए मलेरियल, एंटी मलेरियल, पायरीमेथामीन इज यूज्ड एंटी मलेरियल ड्रग, ठीक। ये जो ड्रग्स वाली आपको डिटेल है ना, ये आपको चैप्टर जी से मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चलता है, डिफरेंसेस पता चलते हैं कि लिपिन कॉर्ड से विटामिन नहीं कवर करते पूरे, ठीक है। आगे चलो, अब बच्चों फिग्लू टेस्ट है। ये वो चीज़ है, ये वो मजे की चीज़ है कि जो फर्स्ट ईयर में भी चलती है और सेकंड ईयर में भी चलती है। फिग्लू फिग्लू आपको फर्स्ट ईयर में भी आएगा, सेकंड ईयर में भी आएगा, ठीक है। अच्छा जी, फिग्लू एक टेस्ट होता है जिससे डिटेक्ट होती है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है। अब इसका रिएक्शन मैं आपको समझाती हूँ फिगर से।
आपकी बॉडी में हिस्टिडीन क्या है? सबसे पहले तो मुझे ये बताएंगे कि हिस्टिडीन क्या है। अमाइनो एसिड, शाबाश, बेसिक अमाइनो एसिड। पहले भी इसकी बात हुई थी। हमारी बॉडी में जब हिस्टिडीन है उसका मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है जिसको आप बोलते हो फिग्लू। फिग्लू के लिए एब्रीविएशन है, इट स्टैंड्स फॉर फॉर्म अमाइनो ग्लूटामेट। ठीक है, फॉर्म अमाइनो गया ना, फॉर्म अमाइनो। अगर आपको याद हो तो फॉर्म अमाइनो क्या चीज है? फॉर्म फॉर्म अमाइनो यानी फॉर्म एमिनो कह लो। ठीक है, फॉर्म एमिनो क्या चीज है तो याद है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया फॉर्म एमिनो। याद है किसको? पता नहीं है कि याद है। मैं दिखाती हूँ आपसे। शाबाश। टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड की एक फॉर्म है उसकी फॉर्म है वन कार्बन यूनिट। ये देखो, ये मैंने आपको वन कार्बन मोइटीज बताई थी ना, मिथाइल मिथाइलाइन जो भी है, इसमें एक ये फॉर्म अमीनो एक वन कार्बन मोइटी को बोलते हैं, वन कार्बन यूनिट को बोलते हैं। ठीक है, सो ये वैसे मैं इसलिए बता रही हूँ, हिस्टिडीन का जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है तो फिग्लू बनता है। फिग्लू इज फॉर्म एमिनो ग्लूटामेट। ठीक है, यही वही फॉर्म एमिनो ग्रुप लगा होगा ग्लूटामेट के साथ, समझ आ गई थी? फॉर्म एमिनो ग्लूटामेट। अब क्या होता है बच्चों कि जो अगला रिएक्शन है ना वो क्या है? फॉर्म ग्लूटामेट में ब्रेक होना होता है इनटू ग्लूटामेट इन द प्रेजेंस ऑफ फोलिक एसिड। ठीक है, वो फोलिक एसिड, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, उस फॉर्म अमीनो ग्रुप को इसमें से निकालता है। जब ये फॉर्म अमीनो ग्रुप इसमें से निकल जाएगा तो बाकी चीज क्या बन जाएगी? ग्लूटामेट। की रिएक्शन समझ आ रहा है ना? हिस्टिडीन की मेटाबॉलिज्म में फिग्लू होता है और फिग्लू में से फॉर्मोमिनो ग्रुप फोलिक एसिड ने निकाल लेना होता है। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, अगर किसी पर्सन की बॉडी में फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो ये रिएक्शन नहीं हो रहा। मेरा ख्याल है क्या हो रहा है, ये रिएक्शन नहीं हो रहा। ठीक है, एज अ रिजल्ट क्या है कि क्या चीजें क्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, फिग्लू एक्यूमुलेट होगा, फिग्लू यूरिन में चला जाएगा। अब फिग्लू को अगर आप यूरिन से करोगे, अगर फिग्लू का लेवल हाई है तो आपको पता चल जाएगा कि देयर इज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। समझ आई? इसको अच्छी तरह पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, अगर आपने एक पर्सन है उसमें चेक करना है कि इसमें कहीं फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी तो नहीं है, क्या करते हो? यूरिन के अंदर फिग्लू करा लेते हो, फिग्लू एक्सक्रीशन टेस्ट इसको बोलते हैं, यूरिन के अंदर फिग्लू करा लेते हो। ठीक है, इससे क्या होगा बच्चों कि इस पेशेंट के यूरिन में फिग्लू आ रहा है, आपको समझ आ जाएगा इट हैज ही और शी हैज फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। कैसे हुआ क्या? बॉडी में क्या मैक्सिमम हो रहा होता है? हिस्टिडीन अमाइनो एसिड है। ठीक है, उसकी उसके मेटाबॉलिज्म से फिग्लू एक्सक्रीट हो रहा होता है। फिग्लू इज फॉर्म अमीनो ग्लूटामेट। अगले स्टेप के अंदर फॉर्म अमीनो ग्लूटामेट से फॉर्म अमीनो ग्रुप निकाल लेना है फोलिक एसिड। ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड में। अब और तो फिर क्या बाकी रह जाएगा? ग्लूटामेट। अगर यहाँ पे फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो ये फिग्लू के लेवल्स एलिवेट हो जाते हैं और ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको चेक करने का तरीका क्या है कि पेशेंट को आपने ढेर सारा हिस्टिडीन दे दिया। ठीक है, या तो आप डाइट में दे देते हो या इंजेक्शन में हिस्टिडीन दिया आपने उसको ब्लड में। ठीक है, जब आपने तो हिस्टिडीन दिया ब्लड में, आपने फिर उसका यूरिन सैंपल लिया तो यूरिन के अंदर फिग्लू लेवल्स विल बी एलिवेटेड। ठीक है, सो दिस इज नोन एज फिग्लू एक्सक्रीशन टेस्ट। ठीक है, ये सारा कुछ जो हुआ था ना ये मैंने आपको ज़बानी बता दिया, फिगर से देखो। ठीक है, फोलिक एसिड खत्म हो गया। एक दफा क्वेश्चंस आप बता दो जो नहीं समझ आया उसको, इसके बाद फोलिक एसिड को रिवाइज करते हैं।
फोलिक एसिड एंटागनिस्ट रिवाइज कर दें। अच्छा जी, इनको रिवाइज कर देते हैं ड्रग्स को। अच्छा जी, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स में वन बाय वन बताती हूँ। ड्रग्स बच्चों आप इस तरह से क्लासिफाई कर लो कि जो ड्रग्स बैक्टीरिया पे एक्ट करेंगे और जो ड्रग्स ह्यूमंस पे एक्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ। बैक्टीरिया पे जो एक्ट करेंगे उनमें से सबसे पहले आ जाओ सल्फोनामाइड्स के ऊपर। सल्फोनामाइड जो है वो ब्लॉक करती हैं अटैचमेंट को पैबा और टेरिडीन के रिएक्शन को। ठीक है, पैबा और टेरिडीन ने जब आपस में मिलके वो बनाना था ना, पैबा और टेरिडीन ने मिलकर आपस में जहाँ फोलिक एसिड बनाना था वहां पे सल्फोनामाइड्स एक्ट करते हैं और फोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देते हैं। ठीक है, सो दे आर एक्टिंग एज एन एंटीबायोटिक्स। दूसरे लेवल पे आप देखो कि जो ट्राइमेथोप्रिम है इट इज इन्वॉल्वड इन द conversion of folic acid into the active form. It is also used as an antibiotic. Trimethoprim हुई। इसके अलावा पायरीमेथामीन होती है एक, वो भी बिल्कुल उसी रिएक्शन को एडिट करती है इस वाले को फोलेट रिडक्टेज को, और इट इज यूज्ड एज एन एंटी मलेरियल। ठीक है, ये तीन तो मैंने आपको बता दिया। सल्फोनामाइड्स हो गए, ट्राइमेथोप्रिम हो गई, पायरीमेथामीन हो गई। ये तीनों जो है ये वो हैं जो बैक्टीरिया के अंदर एक्ट कर रहे थे। ठीक है, इसी तरह बच्चों जो दूसरे रिएक्शंस हैं जो ह्यूमंस के ऊपर एक्ट करते हैं। अब ह्यूमंस के अंदर जहाँ पे फोलेट तो बना नहीं ना सकते, सो फोलेट के सिंथेसिस में तो हम स्टॉप नहीं होता, क्योंकि हम बना ही नहीं रहे तो उसको स्टॉप कैसे कर सकते हैं। हमारी बॉडी में सिर्फ फोलेट की एक्टिवेशन को रोक सकते हो। ठीक है, सो फोलेट की एक्टिवेशन को कैसे रोकोगे कि फोलेट जहाँ पे कन्वर्ट हो रहा होता है डाइहाइड्रोफोलेट में, टेट्राहाइड्रोफोलेट में, बाय द प्रेजेंस ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज आप इस एंजाइम को रोक देते हो। और कौन सी ड्रग्स हैं जो इस एंजाइम को रोकती हैं? एक आयोटेरिन रोकती है, एक मेथोट्रेक्सेट रोकती है। ठीक है, सो दे आर स्टॉपिंग दिस रिएक्शन ऑफ एक्टिवेशन। जब ये एक्टिवेशन का स्टेप रुकेगा तो जहाँ पे सेल डिवीजन, रैपिड सेल डिवीजन हो रही है जिन सेल्स के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल कैंसर सेल्स, तो वहाँ पे रैपिड सेल डिवीजन जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, रैपिड सेल डिवीजन जब रुकेगी तो कैंसर रुक जाएगा। ठीक है, ये ड्रग्स हैं सारी। अब ये देखो, एक बच्चे ने पूछा है वन कार्बन मोइटी वाली बात एक्सप्लेन कर। वन कार्बन मोइटी बेटा ये है, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना कि जो कोएंजाइम है इट इज अ कैरियर ऑफ टू कार्बन, थ्री कार्बन, फोर कार्बन। इसी तरह जो फोलेट है ना, इसका मैकेनिज्म एक्शन है कि इट इज द कैरियर ऑफ वन। ये बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए बिकॉज ये अभी कंटिन्यू होगी B12 के अंदर भी। ठीक है, वन कार्बन मोइटी क्या होती है? वन कार्बन जो है यूनिट्स क्या होते हैं? वो यूनिट्स जो बॉडी में सिंगल कार्बन के इधर से उधर एक्सचेंज होते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि सेरीन और डाइसिन में जस्ट वन कार्बन का फर्क है, तो वो वन कार्बन कहाँ से आ रहा है? और आपको मैं एक बात बताती हूँ, एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन में जस्ट एक मिथाइल का फर्क होता है। ठीक है, आप नॉर एपिनेफ्रीन के अंदर एक मिथाइल ऐड कर देते हो तो एपिनेफ्रीन बन जाती है। अब वो मिथाइल कौन ऐड कर रहा है? ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, मिथाइल रिएक्शंस होते हैं उसमें टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। सो ऑल ऑफ दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वन कार्बन। ठीक है, मिथाइल है, मेथेनाइल है, मेथिलीन है, फॉर्माइल है, फॉर्मेट है, अमीनो है, हाइड्रोक्सी मिथाइल, ऑल ऑफ दीज आर वन कार्बन। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों इसको एक दफा फोलिक एसिड से वन बाय वन इसके हिसाब से रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रक्चर फोलिक एसिड वो है जिसका आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या 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 होता है? आप मेरे साथ रिपीट करो। क्या क्या किन किन चीजों से बनता है? टेरिडीन से बनता है, पैरामाइनोबेंजोइक एसिड से बनता है, और पॉलीग्लूटामेट तेल से बनता है। ये स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, शाबाश। दूसरी बात बच्चों ये कि इसकी एक्टिव फॉर्म कौन सी है? डाइहाइड्रोफोलिक एसिड और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, उसका आपको रिएक्शन बनाना चाहिए कि उसमें एंजाइम होती है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। एक दफा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक्ट करेगी तो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड बन जाएगा। उसी डाइहाइड्रोफोलिक एसिड पे एक और दफा वही एंजाइम एक्ट करती है तो क्या बन जाता है? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। ठीक है, सोर्सेज आपको पता है, फोलिक एसिड है, फोलिएट तरह की ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, फिर आ जाता है लेग्यूम्स आ गए, एनरिच सीरियल्स आ गए, वो सारा आ गया। ठीक है, आरडीए मैंने आपको बताया था कि इसकी आरडीए मैंने आपको माइक्रोग्राम्स में बताई है, या अगर मिलीग्राम में करना है तो 0.2 to 0.4 मिलीग्राम से कर लो। अच्छा, मुझे ये कंफर्म नहीं है बच्चों, इसको 200 to 400 माइक्रोग्राम्स को जब मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं, तो मेरे पास मोबाइल नहीं है,
तो 0.2 टू 0.4 बनता है या 0.02 टू 0.04 बनता है, ये मुझे कोई बच्चा करके तो कंफर्म करे। ठीक है, माइक्रोग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर 200 माइक्रोग्राम्स को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट करोगे तो 0.2 बनता है या 0.02 बनता है, ये मुझे कंफर्म करें आप। ठीक है, बट वही बनता है। ठीक, और ये हो गया। आगे चलो, अब बच्चों इसकी एब्जॉर्प्शन ट्रांसपोर्ट स्टोरेज का कोई खास मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक लाइन में कौन बताएगा? फोलिक एसिड का वन लाइन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताओ, कि मैं सुनना चाह रही हूँ, बताओ। ट्रांसफर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वन कार्बन मोइटी, शाबाश, वेरी गुड। लेकिन ये मुझे लग रहा है जैसे देख के बताया गया, ये खुद से नहीं बताया गया। हम दो बच्चों ने एग्जैक्टली सेम आंसर दिया। ट्रांसफर एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वन कार्बन मोइटी, शाबाश, यही आंसर है। ठीक है, याद है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, याद हो गया। अच्छा जी, हाँ बस बिल्कुल, अगर इसका एक लाइन में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन करोगे। ठीक है, ये बच्चों ने बताया कि 0.2 टू 0.4 मिलीग्राम पर डे आता है। ठीक है, अब बच्चों मैकेनिज्म इज ट्रांसफर वन कार्बन मोइटी। ठीक है, अब उसके आगे रिएक्शंस लिखोगे जिसमें वन कार्बन मोइटी आती है। जिस तरह आपको मैंने बताया कि सीरीन और ग्लाइसिन का इंटरकन्वर्जन, सीरीन और ग्लाइसिन में जस्ट एक ही कार्बन मोइटी का फर्क होता है। ठीक है, सो वहां पे सीरीन हाइड्रोक्सी मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है और टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड ने वो वन कार्बन ट्रांसफर करना है। इसी तरह बच्चों आप ये भी लिख सकते हो जो मैंने आपको अभी बताया था ना, एपिनेफ्रिन को आगे एरो लगाओ और आगे लिख दो नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो उससे जो मिथाइल ट्रांसफर हो रहा, सॉरी, नॉरएपिनेफ्रिन लिखो, एरो लगाओ, एपिनेफ्रिन लिख दोगे, एक मिथाइल का फर्क है, वो मिथाइल कौन ट्रांसफर कर रहा है? टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। इस तरह से और कौन से रिएक्शंस किए थे हमने? होमोसिस्टीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होमोसिस्टीन जो यहाँ पे मेथिओनिन में कन्वर्ट करना है, वहां पे उसी रिएक्शन में बच्चों B12 भी यूज होता है और उसी रिएक्शन में जो है वो फोलिक एसिड भी यूज होता है। उसके बाद आ जाओ, हाँ शाबाश, थायमीन सिंथेसिस आ गया। ये जहाँ पे यूरासिल से थायमीन बन रहा था, वहाँ पे यूरासिल और थायमीन में एक कार्बन मोइटी का फर्क होता है, वो आ जाएगा। जहाँ पे एक लाइन आपने बता देनी है पूरी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस की। ये सारे रिएक्शंस आ गए। ठीक है, डिसऑर्डर्स इसके एज सच उस तरह नहीं होते। डिसऑर्डर्स इसके हमें याद आ गया, एक तो वो है ना बच्चों, क्या पढ़ा था हमने? एक तो आपने पढ़ा था गैलोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैंने आपको बताया कि सिनेरियो में जहाँ गैलोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक एनीमिया आएगा, वहां पे आपके दिमाग में बैग बजनी चाहिए कि या तो ये फोलिक एसिड है या ये B12 है। ठीक है, अब ये देखना है आपने कि अगला आ गया न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स। ठीक है, न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स में प्रेग्नेंट मदर्स के अंदर फर्स्ट मंथ में ही न्यूरोट्यूब क्लोजर हो जाता है। अगर आप फोलिक एसिड नहीं दोगे पेशेंट को तो न्यूरोट्यूब डिफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा उसके फिर बहुत लंबा आपने पढ़ा, उसमें वो सारे के सारे ड्रग्स के रिएक्शंस आपको आने चाहिए। ठीक, फोलिक एसिड जो है ना वो बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला विटामिन है। होमोसिस्टीन या शाबाश, इंक्रीज डिक्रीज इन द एब्सेंस ऑफ फोलिक एसिड deficiency of folic acid will result in increase in the homocysteine levels of the called the homocysteinemia, और उससे जो है वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो है वो होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाएगी, हार्ट डिजीज हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, ठीक, आ गया फिगलू टेस्ट, शाबाश। तो फिगलू टेस्ट क्या है? अगर आपने किसी पेशेंट के अंदर फोलिक एसिड के लेवल्स देखने हो कि डेफिशिएंसी तो नहीं है, आप उसको हिस्टिडीन देते हो। ठीक है, हिस्टिडीन लोड देते हो, उसके बाद आप उसके यूरिन में से फिगलू चेक करते हो। अगर तो फिगलू आ रहा है इसका मतलब ये है कि देयर इज दिस एब्सेंस ऑफ फोलिक एसिड। एब्सेंस तो नहीं, आपको डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड। ठीक है, हाइपो और हाइपर वाली बात, इसमें हाइपर तो है ही ना, फोलिक एसिड का हाइपर होता ही नहीं है। हाइपो कौन से ऐसे सर आप देखो ना, न्यूरोट्यूब डिफेक्ट्स आ जाते हैं डिक्रीज में, और उसके अलावा अधिकतर में गैलोसिटिक। ठीक है,
मास्क विटामिन बी डेफिशिएंसी, वेरी गुड। ये कैसे मास्क करती है, क्यों मास्क करती है, मैं आगे आगे बताऊंगी 12 के अंदर जाके, ठीक है। अब हमने शुरू करना है B12। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन का आखिरी विटामिन है, ठीक है। उसके बाद जो है वो फैट सॉल्युबल शुरू होंगे इंशाल्लाह, वो हम कल से करेंगे। ये बहुत लंबा विटामिन है क्योंकि इसमें ना ऐसी चीजें भी आपने करनी है जो आपने विटामिन में नहीं की, ठीक है। बहुत लंबा तो नहीं है, जरा लंबा है थोड़ा सा। अच्छा जी, अब जो जो विटामिन B12 होता है इसको आप बोलते हो कोबालामिन, ठीक है। कौन नाम भी है, आप कहते हैं उसको एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल, ठीक है। को इंट्रिंसिक फैक्टर नाम सुना ना आपने, इंट्रिंसिक फैक्टर हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है स्टमक से, ठीक है। दूसरी जो चीज इंट्रिंसिक फैक्टर को बाइंड करती है दैट इज एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल। कासल मेरा ख्याल उस पर्सन का नाम था जिसने इसको डिस्कवर किया था। सो जो है ना ये कोबालामिन को आप एक्सट्रिंसिक कासल भी बोलते हो। क्यों क्यों है ये, इसकी क्या सेंस है, मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। आगे सो विटामिन B12 ये लिख लो 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे या 0.02 to 0.05 मिलीग्राम्स पर डे, ठीक है। ये फोलिक एसिड और ये B12 दोनों माइक्रोग्राम्स में थे, बाकी सबके सब मिलीग्राम में थे। ठीक है, 0.02 to 0.05 मिलीग्राम्स पर डे। इसकी एब्जॉर्प्शन में बच्चों B12 की एब्जॉर्प्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। B12 की एब्जॉर्प्शन इज अ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, और किसी भी चीज की एब्जॉर्प्शन पे मैंने आपको एम्फसाइज नहीं किया, B12 की एब्जॉर्प्शन इज अ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि इसका जो डिसीज है वो भी एब्जॉर्प्शन के डिफेक्ट की वजह से होता है, ठीक। इसके एब्जॉर्प्शन के लिए आपके स्टमक में एचिन होना चाहिए, पेप्सिन होनी चाहिए, इंट्रिंसिक फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। और B12 की इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि B12 इज स्टोर्ड इन द लिवर, ठीक है। बाकी सारे के सारे वाटर सॉल्युबल विटामिन जो हैं वो स्टोर नहीं होते, ओनली B12 स्टोर होता है। और इतना स्टोर होता है कि 6 महीने तक अगर आप B12 नहीं लेते तो लिवर के स्टोर्स काफी होते हैं, ठीक है। अब 6 महीने किसी ने लगातार B12 नहीं लिया तो फिर जाके सिम्टम्स आना शुरू हुए, बिकॉज B12 इज स्टोर्ड इन द लिवर, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी यूनिक बातें हैं। पहली बात, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया, कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है। एनिमल्स, आप जब ये लेते हो ना एनिमल मीट, तो आपके अंदर B12 आता है। वो कहाँ से आता है, बैक्टीरिया ने, ठीक है। बैक्टीरिया ने बनाया होता है, एनिमल्स ने ले लिया होता है फॉर देयर सेल्स, ठीक। सो इसके सोर्सेज क्या है, मीट, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, फिश, पोल्ट्री, सी फूड, सारे के सारे जो मीट प्रोडक्ट्स हैं ना, ठीक है, ये सारे के सारे जो मीट प्रोडक्ट्स हैं दे विल एक्ट एज अ सोर्स ऑफ विटामिन B12। अगर कोई पर्सन खाली वीगन डाइट पे है, समझते हो ना, वीगन होता है कि आप बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट नहीं यूज करते। दो किस्म की डाइट्स जो वेस्ट में चल रही है, वेजिटेरियन होती है और एक वीगन होती है, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है कि वेजिटेरियन ये है कि आप सब्जियां खाते हो, आप एनिमल मीट नहीं खाते, ठीक है। लेकिन आप एनिमल इसके और प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर लेते हो, जिस तरह एग्स हैं, मिल्क है, हनी है, ये भी तो प्रोडक्ट्स है ना, ये आप कंज्यूम कर लेते हो, लेकिन आप एनिमल मीट नहीं खाते। इसको कहते हैं वेजिटेरियनिज्म, ठीक है। वीगनिज्म क्या होता है कि आप किसी किस्म की एनिमल प्रोडक्ट ही नहीं यूज करते, ना उनका मीट, ना मिल्क, ना एग्स, ना चीज, इस तरह बिल्कुल भी एनिमल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते, उसको कहते हैं वीगन डाइट, ठीक है। तो जो लोग वीगन्स होते हैं उनके अंदर B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, बिकॉज जो है एनिमल मीट को यूज नहीं कर रहे, प्लांट्स के अंदर B12 खुद सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है। सो ऐसे लोगों के लिए क्या तरीका है, उनके अंदर B12 डेफिशिएंसी हो जाती है। सो उनके लिए क्या करो कि एक तो उनको न्यूट्रिशनल यीस्ट दे सकते हो, एक B12 फोर्टिफाइड प्लांट फूड्स दे सकते हो, और एक सप्लीमेंट्स आर्टिफिशियल जो सप्लीमेंट है ना, जो लोग नए नए वीगन होने के उसमें जाते हैं वो फिर सप्लीमेंट्स लेते हैं, साइनोकोबालामिन का सप्लीमेंट, ठीक है। अब जो B12 है एक्चुअली इसको कोबालामिन कहते हैं। कोबालामिन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इसके सेंटर में कोबाल्ट होता है, ठीक है। इट इज सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एंड अदर लोअर ऑर्गेनिजम्स। इसके सेंटर में कोबाल्ट होता है। इसका स्ट्रक्चर देखो बेटा, इस थोड़ा सा आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, बनाने में नहीं आना चाहिए, लेकिन जो एक्सप्लेन करने में मैं आपको समझाती हूँ। ये कुछ फेमिलियर लग रहा है स्ट्रक्चर, ये किससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर लग रहा है।
हीम से, शाबाश, ठीक है। सो ये हीम से मिलता जुलता स्ट्रक्चर है। हीम के सेंटर में क्या चीज होती है? आयरन, शाबाश। हीम के सेंटर में आयरन होता है, क्लोरोफिल के सेंटर में मैग्नीशियम होता है, ठीक है। क्लोरोफिल का भी स्ट्रक्चर इससे मिलता जुलता होता है। क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में मैग्नीशियम होता है, हीम के सेंटर में आयरन होता है। लेकिन जो कोबालामिन विटामिन है उसका उसके सेंटर में कोबाल्ट होगा, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट कोबालामिन, ठीक है। कोबाल्ट इसके सेंटर में होता है। और दूसरे बेटा, जब हम हीम को पोर्फिरिन रिंग कहते हैं ना, हीम का जो ये स्ट्रक्चर है उसको आप पोर्फिरिन रिंग कहते हो, इसके स्ट्रक्चर को आप कोरिन रिंग सिस्टम कहते हो, कोरिन रिंग सिस्टम, ठीक है। दिस इज अ कोरिन रिंग सिस्टम। इसमें इसी तरह से पायरोल रिंग्स होते हैं, 1 2 3 4 ये पायरोल्स हैं, सेंटर में कोबाल्ट लगा हुआ है, दिस इज अ कोरिन रिंग सिस्टम। इतना पता होना चाहिए जितना मैं आपको बता रही हूँ कि सेंटर इज कोबाल्ट सराउंडेड बाय द कोरिन रिंग सिस्टम which is basically constitutes basically 4 pyrrole rings, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये देखो कि ये जो कोबाल्ट से ऊपर को लाइन जा रही है इसके साथ एक एडिशनल ग्रुप लगाओ। ये जो कोबाल्ट के साथ ऊपर लाइन जा रही है ना, इसके साथ एक एडिशनल ग्रुप है। जब आप किस सप्लीमेंट्स की फॉर्म में कोबाल्ट को आइसोलेट करते हैं तो आप इस कोबाल्ट के साथ लगा देते हैं साइनाइड, ठीक है। जब ह्यूमन के अंदर इसको आइसोलेट कर मतलब इसको जब इसको आर्टिफिशियली पेयर किया जाता है ना, तो इस जगह पे साइनाइड लग जाता है, इसीलिए आप इसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन, ठीक है। अब आपने परेशान नहीं होना कि साइनाइड इज पॉइजनस, साइनाइड इसमें पॉइजनस नहीं होता इस फॉर्म में, ठीक है। सो अगर आप बच्चे घर में कोई बड़े विटामिन खाते होंगे, अगर आप उसकी लेबल पढ़ो ना तो उस पर लिखा होगा साइनोकोबालामिन, तो हम सप्लीमेंट्स की फॉर्म में साइनोकोबालामिन ले लेते हैं, ठीक है। When cyanide is bound to the cobalt atom, it is called cyanocobalamin, ठीक है। अच्छा, मैं इसको रिपीट करती हूँ। उसके बाद आगे देखो कि ये वाला जो क्लियर है ना, इसमें देखो ये बिल्कुल हीम से मिलता जुलता है। सेंटर में इसके कोबाल्ट है, इस साइड में दिस इज अ कोरिन रिंग सिस्टम जिसमें 4 ही उसी तरह के पायरोल्स लगे होते हैं, इस तरह में पायरोल्स होते हैं ना, उसी तरह 4। और एक जो ये जो आर ग्रुप है दैट एक्चुअली अगर इसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाएगा तो इसमें क्रिस्टलाइजेशन के लिए साइनाइड ऐड कर देते हैं, तो इसको कहते हैं साइनोकोबालामिन, ठीक है। वो तो तब है जब सप्लीमेंट की फॉर्म में हो, ठीक है। हमारी बॉडी में इट अकर्स इन 2 फॉर्म्स, एक एडिनोसाइल कोबालामिन होता है और एक मिथाइल कोबालामिन होता है, वो मैं आपको आगे डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। और एक हाइड्रोक्सी कोबालामिन होता है। हाइड्रोक्सी कोबालामिन जो है ना वो बेसिकली इसको भी ऑल्सो यूज करते हैं एज अ सप्लीमेंट, ठीक है। बेसिकली थेरेप्यूटिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय माउथ के लिए हाइड्रोक्सी, ये ना भी आता कोई बात नहीं। वो एंजाइम फॉर्म में एक एडिनोसाइल कोबालामिन होता है और एक मिथाइल कोबालामिन होता है, ठीक है। मैं यहाँ बताती हूँ। अगर यहाँ आर ग्रुप के अंदर एडिनोसाइल ग्रुप लगा हो, जैसे कि ये लगा हुआ, ये देखो ये एडिनोसिन लगा हुआ है ना, ये एडिनोसाइल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, दिस इज एक्चुअली एडिनोसाइल कोबालामिन, ये जो इतना बड़ा सा एडिनोसिन इसके साथ लगा हुआ है, ठीक है। अगर इसी एडिनोसिन का सिंपली CH3 लगा हो ना तो वो मिथाइल कोबालामिन होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको जरा वेराइटीज को इसके रिपेयर करती हूँ, ठीक है बच्चों। ये जो है ना इसका दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इनमें 3 या 4 फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। अगर आर ग्रुप के अंदर साइनाइड लगा होगा, और साइनाइड कहाँ पे होगा? साइनाइड होता है जब आप इसको आर्टिफिशियली साइनोकोबालामिन इसको आर्टिफिशियली आइसोलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, टू गिव एज अ सप्लीमेंट, तो आप इसको क्रिस्टलाइजेशन को इजी बनाने के लिए यहाँ पे साइनाइड ग्रुप ऐड कर देते हैं, सो दिस बिकम्स साइनोकोबालामिन। फिर इस आर ग्रुप में ये जो है OH लगाओ तो दैट इज नोन एज हाइड्रोक्सीकोबालामिन, ये भी सप्लीमेंट के तौर पे यूज होता है और ये ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन जो बॉडी में कोएंजाइम फॉर्म में यूज हो रहा है ना वो होता है मिथाइल कोबालामिन या एडिनोसाइल कोबालामिन। अगर यहाँ CH3 ग्रुप लगा होगा दैट विल बी द मिथाइल कोबालामिन, फिर यहाँ एडिनोसाइल ग्रुप लगा होगा दैट विल बी द एडिनोसाइल कोबालामिन, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को आप साइनोकोबालामिन का सप्लीमेंट देते हो तो बॉडी जाके साइनाइड उतर जाएगा, ठीक है। और उसके बाद उसके साथ या तो मिथाइल लगाए या 5-डीऑक्सी एडिनोसाइल लगेगा, फिर जाके ये अपना एक्शन करता है, ठीक है। अच्छा अब बच्चों
B12 है ना, ये वाहिद विटामिन है जिसकी एब्जॉर्प्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे शुरू में भी बताया था। इसकी वजह ये है कि इसकी एब्जॉर्प्शन अगर से नहीं होगी, इसकी एब्जॉर्प्शन की वजह से डिजीजेस होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात है कि इसकी ये दिस इज अ यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, इसके मैं अच्छी तरह से समझ लो। ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ इन फिगर्स एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये देखो, हमने किसी पेशेंट किसी ने भी कुछ खाया, जिस तरह कोई मीट है कुछ है, उसमें विटामिन B12 था, ठीक है। अब वो स्टमक में गया, स्टमक की लाइनिंग से एक प्रोटीन रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज आर बाइंडर्स, ठीक है। वो उस B12 को बाइंड कर लेगी, ठीक है। अब वो आगे जाएगी, ठीक है, और स्टमक की ही लाइनिंग से चीज रिलीज होती है विच इज कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर। आप सबको पता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, ठीक है। हमें बस अभी तक ये पता था कि इंट्रिंसिक फैक्टर इज सिक्रीटेड बाय द पेराइटल सेल टू एड इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, ऐसे ही था, ठीक है। आगे जाके क्या होता है कि जब इंटेस्टाइन में आते हैं ना, तो आर बाइंडर्स से विटामिन B12 उतर जाता है, ठीक है। आर बाइंडर्स बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि HCl का असर इस पे ना हो, ठीक है। अब आर बाइंडर्स हट गए, आर बाइंडर्स उतर गए और इंट्रिंसिक फैक्टर आ गया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये इंट्रिंसिक फैक्टर इसके साथ बाइंड कर लेता है और इंटेस्टाइन के अंदर, आइलियम के अंदर इसको अब्सॉर्ब करा देता है इन द ब्लड, ठीक है। अब आपको पता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर ये है, और इसका दूसरा नाम मैंने क्या बताया था, एक्सट्रिंसिक फैक्टर। दिस इज द इंट्रिंसिक फैक्टर का असल, और विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर का असल, हो गया। सो अगर ये दोनों आपस में बाइंड किए और अब ये आइलियम के अंदर एब्जॉर्ब हो गया, और एब्जॉर्ब होके जो है ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है बाय द प्रोटीन कॉल्ड ट्रांसकोबोलामिन, ठीक है, जो इसको मेजॉरिटी लिवर में ले जाती है, और कुछ अमाउंट जो है, कुछ परसेंटेज, एक मिनट कहाँ गया, कुछ परसेंटेज जो है वो अदर टिश्यूज में ले जाती है, सबसे ज्यादा लिवर में ले जाती है। लिवर में क्यों लेके जा रही है, बिकॉज लिवर इज द स्टोरेज पॉइंट ऑफ विटामिन B12, ठीक है। स्टोरेज साइट है विटामिन B12 की, ठीक हो गया। अब मैं जरा एक नजर इसको जल्दी से देख के बताती हूँ कि क्या है। बस ठीक है, ये आर बाइंडर्स होते हैं, आर बाइंडर्स को हेप्टोकोरेंस भी बोलते हैं या ट्रांसकोबोलामिन 1 भी बोलते हैं। आप आर बाइंडर्स भी लिख दोगे तो काफी है। उसके बाद आगे आ जाओ। पहले प्रोटीन्स, अगर प्रोटीन्स के साथ बाउंड पहले रिलीज करोगे, आर बाइंडर्स के साथ बाइंड किया, ठीक है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके क्या होता है कि आर बाइंडर्स हट जाते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जाके बाइंड कर जाता है। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड नहीं करेगा ना, तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब इंटेस्टाइन में जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और बस, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कि जो विटामिन B12 है ना, ये वायर के अंदर इतना ज़्यादा स्टोर होता है कि 3 to 6 years तक सिम्टम्स नहीं आते। मैंने शायद आपको 6 months बताया था, वो गलत बताया था। विटामिन इतना स्टोर होता है लिवर में कि 3 to 6 years तक सिम्टम नहीं आते। अगर मैं पूरी जिंदगी गोश्त खाती रही हूँ, ठीक है, और मैंने आज से फैसला कर लिया कि आई एम गोइंग ऑन अ वीगन डाइट, ठीक है, तो अगर 3 to 6 years तक मैं वीगन डाइट खाती रहूंगी, ठीक है, और मैं किसी किस्म के सप्लीमेंट्स भी नहीं लूंगी, तो 3 to 6 years लग जाएंगे, उसके बाद सिम्टम्स आना शुरू होंगे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के, ठीक है। अच्छा, अब ये रिएक्शंस आ गए। अब बच्चों, ये बात आप हर बच्चे को पता होनी चाहिए, अपने कान खोल के सुन लो। ह्यूमन बॉडी में विटामिन B12 के सिर्फ 2 रिएक्शंस होते हैं। अगर कोई बंदा आपको कहता है ना तीसरा कौन सा, तो आपको तीसरा कोई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये भी याद रखो, चैटर्जी में पता नहीं दुनिया में कहाँ से निकाल के उन्होंने 4 या 5 दिए हुए हैं, कोई 4-5 नहीं होते। सिर्फ एक विटामिन है जिसके ह्यूमन बॉडी में सिर्फ 2 ही रिएक्शन में पार्टिसिपेशन है, दैट इज विटामिन B12, ठीक है। कौन 2 रिएक्शंस हैं? सबसे पहले ट्रांसफर ऑफ इथाइल ग्रुप। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स रिगार्डिंग B12। बेटा, एक्सट्रिंसिक फैक्टर इज B12। एक्सट्रिंसिक फैक्टर तो B12 को ही कहते हैं, उसका दूसरा नाम है, ठीक है। और इंट्रिंसिक फैक्टर वो प्रोटीन है, वो ग्लाइकोप्रोटीन है दैट इज सिंथेसाइज्ड बाय द दैट इज सिक्रेटेड बाय द पेराइटल सेल्स ऑफ द स्टमक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स आपस में बाइंड करते हैं तो ही B12 एब्जॉर्ब होता है, नहीं
कि इंट्रिंसिक फैक्टर हमारी बॉडी ने रिलीज किया, एक्सट्रिंसिक फैक्टर आप B12 को कहते हो, B12 का दूसरा नाम है, ठीक है। जिन्होंने भी नाम रखे थे ना, हाँ, उन्होंने ये किया था कि इंट्रिंसिक फैक्टर हमने रिलीज किया और वो एक्सट्रिंसिक के साथ बाइंड करता है, विच इज B12, और वो एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। अब ये देखो, दो ही रिएक्शंस हैं जिनमें विटामिन B12 इज इन्वॉल्व। पहला है ट्रांसफर ऑफ मिथाइल फ्रॉम N5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक होमोसिस्टीन टू मैथ्यूनिन, जो आपको मैं बार बार फोलिक एसिड में भी कराती हूँ ना रिएक्शन, होमोसिस्टीन टू मैथ्यूनिन। और दूसरा रिएक्शन है रीअरेंजमेंट ऑफ L मिथाइल मैलोनाइल कोए टू सक्सिन। वो दोनों रिएक्शन मैं आपको वन बाय वन दिखाती हूँ। कोई तीसरा रिएक्शन नहीं है। अगर ये आपको कहता है कि कोई तीसरा रिएक्शन है तो वो झूठ बोल रहा है, कोई तीसरा रिएक्शन नहीं है, ठीक है। मैं बार बार एक बात को एम्फसाइज कर रही हूँ। और जो बच्चे चैप्टर जी पढ़ेंगे वो बाकी रिएक्शंस को जाके काट देंगे, ठीक है, सिर्फ इन दो रिएक्शंस को। अच्छा जी, बी इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प प्रिवेंट कुछ करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्प्शन कराता है ऑफ B12 इन द इंटेस्टाइन। स्टमक में एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, स्टमक में से इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज हो रहा है, एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में जाके हो रही है, आइलियम के लेवल पे, आइलियम से थोड़ा ऊपर ऊपर, ठीक है। कौन से दो रिएक्शन है बच्चों? एक वो रिएक्शन जो मैं आपको बार बार दिखा रही हूँ, मैं पीछे ले जाती हूँ, दोबारा दिखाती हूँ ताकि आपको याद रहे। होमोसिस्टीन से मेथिओनिन की कन्वर्जन वही है जिसमें फोलिक एसिड भी इन्वॉल्व होता है और B12 भी इन्वॉल्व होता है। और अगर ये रिएक्शन ठीक से नहीं होगा, होमोसिस्टीन ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाएगा तो होमोसिस्टीनीमिया हो जाएगा, ठीक है। ये दिखा रही थी ना, एक रिएक्शन ये है जिसके अंदर B12 इज इन्वॉल्व, ठीक है। ये वाला कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथिओनिन। अब ये देखो कितनी अच्छी फिगर है, इसमें बताया हुआ है कि बस दो ही रिएक्शंस होते हैं, एक ए और एक बी। पहला रिएक्शन कौन सा है? कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू मेथिओनिन, जिसके अंदर एट द सेम टाइम फोलिक एसिड यूज हो रहा है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बन रहा है। दिस रिएक्शन यहाँ पे ये है ना, ठीक है। दूसरा रिएक्शन कौन सा है बच्चों? मिथाइल मैलोनाइल कोए से कन्वर्जन और सक्सिनाइल कोए, ठीक है। मिथाइल एलोनाइल कोए से कन्वर्जन हो रही है टू सक्सिनाइल कोए। और सक्सिनाइल कोए कहाँ पे यूज होता है? सक्सिनाइल कोए लिपिड कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस में यूज होता है, सक्सिनाइल कोए सिंथेसिस में यूज होता है, ठीक है। सो बार बार क्या किया मैंने, आप लोगों को स्लाइड्स नजर आ रही है ना? अच्छा, सो बेसिकली बच्चे दो रिएक्शंस होते ये हैं जो बॉडी में कैटालाइज्ड बाय B12। ये फिगर बहुत अच्छी है, ठीक है। ये दो रिएक्शंस आपको पता है, एक ये ऊपर है और एक ये नीचे लिखा है, ठीक है। अब ये देखो, जो पहला रिएक्शन है, अभी अभी मैंने रिएक्शंस बताए नहीं है, डिटेल में बताती हूँ। जो पहला रिएक्शन है ना बच्चों, वो क्या है? ये देखो, अब ये जो स्टार बना हुआ है ना, ये क्या सिग्निफाई कर रहा है? मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इसको आप ध्यान से देखो, जो पहला रिएक्शन था, मैंने कौन सा पहला रिएक्शन बताया? बेसिकली कन्वर्जन ऑफ होमोसिस्टीन टू, ठीक है। होता क्या है बच्चों, ये जो स्टार बना हुआ है दैट इज मिथाइल ग्रुप, आपने याद रखना है, स्टार मिथाइल ग्रुप। 5 मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के ऊपर के साथ जो मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, ये मिथाइल पहले ट्रांसफर होता है टू विटामिन B12। तो विटामिन B12 क्या बन जाता है? मिथाइल कोबालामिन, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, ह्यूमन बॉडी में विटामिन B12 दो फॉर्म्स में एक्ट करता है, मिथाइल कोबालामिन की फॉर्म में, एक एडिनोसाइल कोबालामिन की फॉर्म में, ठीक है। सो आपने देखा कि ये मिथाइल ग्रुप पहले B12 पे ट्रांसफर हुआ एंड B12 बिकम्स मिथाइल कोबालामिन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में ये मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ B12 टू होमोसिस्टीन। ये देखो होमोसिस्टीन, ये ट्रांसफर हो गया टू होमोसिस्टीन और क्या चीज बन गई? मेथिओनिन। इस बात की समझ में आई? ठीक है। ये तो वही रिएक्शन है जो मैं आपको बार बार फोलिक एसिड वाला दिखाती हूँ ना, एक ही होमोसिस्टीन से मेथिओनिन, ये वही रिएक्शन है जिसमें B12 भी रिक्वायर्ड है, एज यू कैन सी, और फोलेट भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन देखो, ये रीअरेंजमेंट ऑफ, डिटेल यही करनी है जैसे मैंने बताई है। कैसे मैंने बताई कि टेट्राहाइड्रोफोलेट इन्वॉल्व है, B12 इन्वॉल्व है, फोलिक एसिड
जो है सबसे पहले हाइड्रोफोलेट अपना मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर करता है टू B12 और नेक्स्ट में वो जो है जो विच हैज बिकम मिथाइल कोवोलेमिन वो अपना मिथाइल ट्रांसफर करता है होमोसिस्टीन टू बिकम मेथियोनिन। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा, मिथाइल मैलोनाइल कोए से सक्सेनाइल कोए बनाना। ठीक है, इसमें कौन सी फॉर्म एक्ट करी 12 की, एडिनोसाइल कोवोलेमिन। हाँ जी, जब आप बॉडी में अगर किसी पर्सन ने आर्टिफिशियल सप्लीमेंट लिया तो आर्टिफिशियल सप्लीमेंट में क्या होगा, साइनोकोवोलेमिन, साइनाइड हट गया। अब दो फॉर्म्स में एक्ट कर सकता है, या तो वो मिथाइल फॉर्म में एक्ट करेगा, मिथाइल फॉर्म में कौन सी रिएक्शन एक्ट करता है, होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन। ये बहुत ही अच्छी फिगर है। ठीक है, इस फिगर में एट द सेम टाइम ये भी नजर आ रहा है कि कौन से दो रिएक्शंस कैटालाइज हुए हैं B12 से, और ये भी नजर आ रहा है कि कौन कौन सी कोएंजाइम फॉर्म थी। जहां होमोसिस्टीन से मेथियोनिन में कन्वर्जन हो रही है वहां मिथाइल कोवोलेमिन एक्ट कर रहा है, और जहां मिथाइल मैलोनाइल कोए से सक्सेनाइल कोए में कन्वर्जन हो रही है वहां एडिनोसाइल कोवोलेमिन एक्ट कर रहा है। ठीक है, देखो दोनों कोएंजाइम फॉर्म की नजर आ गई। जहां मिथाइल मैलोनाइल कोए से सक्सेनाइल कोए बन रहा है वहां एडिनोसाइल कोवोलेमिन एक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। आगे तो रिएक्शंस हो गए, it has role in folate metabolism, it has role in some myelin sheaths, in RBC formation। अब यहाँ देखो, यहाँ फिर से RBC formation लिखा हुआ है, जबकि RBC formation आप नहीं लिखो, आप लिखो हीम सिंथेसिस। ठीक है, हीम सिंथेसिस क्यों लिखोगे, बिकॉज यहाँ सक्सेनाइल को है, सक्सेनाइल को आगे जाके हीम बना रहा होता है। ठीक है, हीम सिंथेसिस। और डिजीज इस पर्निशियस एनीमिया वो हम पढ़ते हैं, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो जो डिजीज होता है उसको बोलते हो पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है डेंजरस या फेटल। ठीक है, पर्निशियस एनीमिया ये खास तौर पे जो B12 की डेफिशिएंसी, इसीलिए ये वर्ड यूज हो, पर्निशियस एनीमिया। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, एनीमिया हो रहा है, फटीग है, डिजनरेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व्स है, प्रोग्रेसिंग टू पैरालिसिस। ठीक है, और टॉक्सिसिटी कोई नहीं होती। अब बच्चों जो पर्निशियस एनीमिया है इसमें एनीमिया नहीं होता, इसमें नर्व डैमेज भी होता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विटामिन B12 में नर्व डैमेज होता है, और वो नर्व डैमेज ऐसे है कि अगर दफा नर्व डैमेज हो जाएगा तो आप जितना मर्जी विटामिन B12 दे देंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि नर्व डैमेज अब हो चुका है। अच्छा, अभी देखो पर्निशियस एनीमिया हो रहा है, और एनीमिया की पिक्चर कैसी रहेगी, मेगैलोब्लास्टिक या मैक्रोसिटिक। ठीक है, फोलिक एसिड में मैंने आपको समझाया था कि जब मैक्रोसिटिक या मेगैलोब्लास्टिक का नाम आएगा आपके जहन में ये बजनी चाहिए कि या तो ये फोलिक एसिड है या ये B12 है। ठीक है, सो जो पर्निशियस एनीमिया होता है दैट इज आल्सो अ मेगैलोब्लास्टिक मैक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक हो गया, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया है, नर्व डिजनरेशन है, टिंगलिंग नमनेस इन द एक्सट्रीमिटीज है, पैरालिसिस एंड डेथ है। देखने फोलिक डेफिशिएंसी की तरह लग रहा होता है, क्यों लग रहा होता है, बिकॉज उसमें भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, इसमें भी मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। अक्सर जो पर्निशियस एनीमिया है इट इज अकरिंग बिकॉज डिक्रीज्ड इन द एब्जॉर्प्शन। एल्डरली के अंदर, बूढ़े लोगों में स्टमक में HCl कम बनना शुरू हो जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्लोट्रिया। जब HCl कम बनता है, ठीक है, तभी B12 की डेफिशिएंसी, B12 कम एब्जॉर्ब होता है। किसी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हुआ, स्टमक डैमेज हुआ, आपको उसकी जान बचाने के लिए उसका स्टमक निकालना पड़ा। ठीक है, अब स्टमक ही नहीं है तो इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा होगा। ठीक है, जब इंट्रिंसिक फैक्टर बन रहा होगा तो B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। ठीक है, इसी तरह किसी के अंदर खुदा ना खास्ता कैंसर है ऑफ पैंक्रियास, या कैंसर है किसी चीज का, स्प्लीन का या एसोफेगस का, विच इज एंटरिंग इनटू द स्टमक, आप उसकी सर्जरी करनी पड़ी जिसकी वजह से आपको स्टमक निकालना पड़ा, तो उसमें भी क्या इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। अब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, B12 नहीं एब्जॉर्ब हो सकता फ्रॉम इंटेस्टाइन। ठीक, उसके लिए फिर ऐसे लोगों के लिए आपको B12 के इंजेक्शन देना है, क्योंकि एब्जॉर्ब तो नहीं हो रहा ना। ठीक है, सो सिम्टम्स क्या होंगे बेसिकली, पर्निशियस एनीमिया जिसके अंदर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, और साथ जो है किसी किस्म का डैमेज होता है। ठीक है, अच्छा जी, ये और बेहतरीन किस्म का यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आगे, ये बहुत ज्यादा आता है बच्चों, रिटर्न में बहुत ज्यादा आता है, वाइव में बहुत ज्यादा आता है, और ये मेरा बहुत ज्यादा पर्सनल फेवरेट भी है। ठीक है, अच्छा, इसे कहते हैं मिथाइल ट्रैप हाइपोथेसिस, इसको कहते हैं फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस। ठीक है, A क्लोरहाइड्रिया, A मीनिंग एब्सेंस,
क्लोरहाइड्री या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एब्सेंस, ठीक है, शाबाश। दूसरी बात ये, क्या बात नहीं समझ आई, अगर आपका किसी पेशेंट स्टमक रिमूव कर दिया जाए, चाहे उसकी सर्जरी हुई है, चाहे उसकी एक्सीडेंट की वजह से, तो आप ऑफ कोर्स, अब तो इंट्रिंसिक फैक्टर तो रिलीज नहीं हो रहा, तो फिर पेशेंट को इंजेक्शन देना पड़ता है, ठीक है। इंजेक्शन में विटामिन B12 देना पड़ता है, जो है ना इंटेस्टाइन से वो अब्सॉर्ब नहीं हो सकता, ठीक है। HCl से बचाता नहीं है, जो HCl है वो फूड में से B12 को तो अलग करेगा ना, जो प्रोटीन के अंदर, फूड के अंदर B12, अगर आपके पास HCl नहीं होगा, प्रोटीन ब्रेकडाउन नहीं होगा, फूड ब्रेकडाउन होगा, तो फिर B12 अलग से रिलीज कैसे होगा, समझे? ठीक, गैस्ट्राइटिस की वजह से B12, बट गैस्ट्राइटिस की वजह से एज इटसेल्फ नॉर्मली तो नहीं, अगर बहुत प्रोलॉन्ग गैस्ट्राइटिस हो और बहुत बड़े एरिया ऑफ स्टमक को इन्वॉल्व किया हो ना, नॉर्मली होता है गैस्ट्राइटिस है तो उसकी वजह से कोई एक आधा एरिया जो स्टमक का है ना वो अल्सर बनता है, और कई दफा अल्सर रप्चर हो जाता है, तो फिर पेशेंट जो है वो जाकर सर्जरी कराता है अपनी, ठीक है। लेकिन अगर बहुत बड़ा, ज़्यादा बड़े एज पे गैस्ट्राइटिस है, बहुत लंबे अरसे तक है, तो हो सकती है B12 की डेफिशिएंसी, ठीक है, क्योंकि समय के ओवरऑल फंक्शंस ही अफेक्ट होंगे। आगे चलो, मिथाइल ट्रैप हाइपोथेसिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन, इसको यहाँ से पढ़ने से आपको शायद कुछ समझना है, मैं आपको समझा। ये देखो बेटा, ये कौन सी फिगर है जो मैंने आपको कहाँ पे दिखाई थी? ये फिगर मैंने आपको किधर दिखाई थी पहले? कार्बन, शाबाश। ये जब फोलिक एसिड, कार्बन मोइटी सारी देखो इसमें सारी नजर आ रही है ना, मैंने आपको पहले दिखाई थी ये सारे हाँ वन कार्बन है, ठीक है। फॉर्माइल है, मिथेनॉल है, मेथिलीन है, मिथाइल है, सारे इंटरकन्वर्ट। अब बच्चों इस फिगर को बहुत ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगी कि all of these are interconvertible, नजर आ रहे हैं ना, उस वक्त भी मैंने बताया था। ये देखो इसमें डबल एरोज है, फॉर्माइल से मेथेनाइल बन रहा है, मेथेनाइल से मेथिलीन बन रहा है, ये भी इंटरकन्वर्टेबल है, यहाँ चाहे सिंगल एरो है लेकिन दीज आर इंटरकन्वर्टेबल, ठीक है। लेकिन जब इस रिएक्शन पे पहुंच जाते हो मिथाइल वाले पे, तो ये इंटरकन्वर्टेबल नहीं है, मीनिंग कि जब ये मिथाइल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, टेट्राहाइड्रोफोलेट, तो ये वापसी का रिएक्शन नहीं है, ये नहीं होगा कि मिथाइल से आराम से मेथिलीन बन जाए, मेथिलीन से मेथेनाइल बन जाए, ठीक है, ये नहीं होगा। सो क्या होता है कि ह्यूमन बॉडी में सिर्फ एक रिएक्शन है which converts methyl tetrahydrofolic acid back into tetrahydrofolic acid। यहाँ तक बात समझ आई? बाकी तमाम की तमाम वन कार्बन मोइटीज वाले टेट्राहाइड्रोफोलेट्स आर इंटरकन्वर्टेबल, लेकिन once they get converted to methyl tetrahydrofolic acid, ये रिवर्स नहीं हो सकता रिएक्शन, अब सिर्फ फॉरवर्ड ही जा सकता है, और एक ही रिएक्शन हो सकता है जो होमोसिस्टीन और मेथियोनिन वाला रिएक्शन है रिक्वायरिंग द B12, इस रिएक्शन से ही ये कन्वर्ट होगा इनटू टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। यहाँ तक अगर ये बात समझ आ गई है तो फिर आगे चलते हैं, ठीक है। ये देखो बेटा, अब बॉडी में इफ देयर इज अ B12 डेफिशिएंसी तो क्या होगा, ये वाला रिएक्शन नहीं होता, नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या होगा कि पूरी बॉडी का सारा मेजॉरिटी फोलेट विल बी ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड। अब चूंकि ये वापस तो जा नहीं सकता, ये आगे का रिएक्शन हो नहीं रहा बिकॉज B12 इज एब्सेंट, डेफिशिएंट, तो क्या होगा, ऑल ऑफ द बॉडीज, और से सुनो ना, all of the body's methyl tetrahydrofolate will be trapped in this form, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मिथाइल ट्रैप हाइपोथेसिस, या ज्यादा पॉपुलर नाम इसका है फोलिएट ट्रैप हाइपोथेसिस, बिकॉज एक्चुअली चीज ट्रैप हो रही है फोलेट। मिथाइल ट्रैप हाइपोथेसिस, मिथाइल ट्रैप हाइपोथेसिस या फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस, ठीक है। अभी दोबारा बताती हूँ। इसको भी छोड़ दो, ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन पे बाद में आते हैं, पहले मैं आपको दोबारा से समझाती हूँ।
ये देखो इतनी सारी वन मॉइटीज है, फॉर्मेट है, फॉर्मामिनो है, मेथिनाइल है, फॉर्माइल है, मिथिलीन है, मिथाइल। ऑल ऑफ दीज मॉइटीज आर इंटरकन्वर्टेबल। कुछ रिएक्शंस फोलिक एसिड के फॉर्मामाइनो फॉर्म में होते होंगे, कुछ फॉर्मेट फॉर्म में होते होंगे, कुछ फॉर्माइल फॉर्म में होते होंगे, है ना, कुछ मिथाइल फॉर्म में भी होते हैं। अब क्या है कि ऑल ऑफ दीज आर इंटरकन्वर्टेबल, लेकिन जब फोलिक एसिड टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड मिथाइल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक टू मिथिलीन। ऐसा बॉडी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं है जो इस रिवर्स कर सके। सिर्फ एक ही रिएक्शन है, दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। उसमें क्या होता है कि मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड ट्रांसफर्स इट्स मिथाइल ग्रुप टू होमोसिस्टीन टू फॉर्म मेथियोनीन इन द प्रेजेंस ऑफ B12। ठीक है, फिर जाके फोलिक एसिड रिलीज होता है। अब क्या है, अगर किसी पर्सन के अंदर B12 एब्सेंट हो जाए तो क्या होगा कि फोलिक एसिड विल बी ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल। ठीक है, दिस इज नोन एज मिथाइल ट्रैप हाइपोथेसिस या फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस। आगे देखते हैं। अब इसको देखो, यहाँ से पढ़ना है तो एक नजर देख लेते हैं। हाँ, मिथाइल की एक्यूमुलेशन हो जाएगी, बाकी तमाम फॉर्म्स जो है उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इन फॉर्म्स के लिए के साथ भी तो बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे थे ना, तो इनकी डेफिशिएंसी जो वो बॉडी में आना शुरू हो जाएगी, और ये जो है ये इतना एक्यूमुलेट हो जाएगा, बॉडी का सारा फोलेट इस फॉर्म में फंस जाएगा। ठीक हो गया, ट्रैप हो जाएगा। इसको बस ठीक है, जैसे मैंने समझाया ना उसको इसी तरह से करो। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ। A functional folate deficiency results because a functional folate deficiency results because the carbons cannot be removed from folate. अच्छी definition क्या है? Appearance of a functional folate deficiency caused by a lack of vitamin B12 is known as methyl trap hypothesis. This is a perfect definition. इसमें किसी की कोई कमी नहीं मुझे महसूस हो रही। क्या है बच्चों? अब देखो एक पॉइंट ये, मुझे आप इसका जवाब दो, फंक्शनल क्यों लिखा हुआ है? The appearance of functional folate deficiency. फंक्शनल क्यों लिखा हुआ है? नहीं बेटा, फंक्शन से लिखा हुआ है कि एक्चुअली देयर इज नो फोलेट डेफिशिएंसी। फोलेट बेचारा बॉडी में भरा पड़ा है लेकिन वो फंक्शन ही नहीं कर सकता। समझ आ रही है? एक्चुअली पूरी बॉडी में बेशुमार फोलेट है, लेकिन ये ट्रैप इस फॉर्म में हो गया। अब और किसी फॉर्म में ये है ही नहीं बेचारा, ये सारी फॉर्म्स इसकी हैं ही नहीं। अल्टीमेटली ये इसमें कन्वर्ट हो था। अब इस बेचारे ने रिलीज होना था विद इन द प्रेजेंस ऑफ B12, B12 है नहीं, सो ये इस में कन्वर्ट हो गया। देयर इज नो एक्चुअल फोलेट डेफिशिएंसी, फोलेट बहुत सारे में, देयर इज अ फंक्शनल डेफिशिएंसी। क्योंकि ये वापस दूसरी फॉर्म्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, देयर इज अ फंक्शनल डेफिशिएंसी। ठीक है, अब ये देखो, मैं आपको दोबारा से इसकी डेफिनेशन बताती हूँ। इसकी हाँ चलिए, हाँ, appearance of functional folate deficiency caused by a lack of vitamin B12 is known as methyl trap hypothesis. बहुत अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट इज एन एक्टिव फॉर्म, लेकिन मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट बॉडी में सिर्फ एक ही तो रिएक्शन नहीं हो रही है, बॉडी में सिर्फ एक रिएक्शन यूज हो रहा है, बाकी भी तो ये बेचारे इतने सारे थे ना, तो ये सारे अब है ही नहीं, बिकॉज सारा का सारा मिथाइल में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, सबसे स्टेबल फॉर्म इसकी ये होती है, इतनी स्टेबल है कि एक बार जब ये बन जाए तो रिवर्स नहीं होता, और रिवर्स नहीं होता तो सिर्फ इसी रिएक्शन से फोलेट की शुरू होती है। समझ आ रही? समझ आई इस बात की? तो जिसको नहीं समझ आई वो क्वेश्चन पोज करे कि क्या बात नहीं समझ आई, मैं दोबारा बताती हूँ। फोलेट डेफिशिएंसी कैसे हो रही है? फोलेट डेफिशिएंसी एक्चुअली नहीं हो रही। ठीक है, देखो ये बॉडी में जितना भी फोलेट था, जब फोलेट लेते हो ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में कन्वर्ट होता जाता है। ठीक है, और ये अपने हिसाब से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, लेकिन जो सबसे स्टेबल फॉर्म में होती है फोलेट की, दैट इज मिथाइल टेट्राहाइड्रोलिक एसिड। सारे रिएक्शंस अल्टीमेटली
इसमें चले जाते हैं। वंस मिथाइल बन जाता है तो मिथाइल वापस किसी और में कन्वर्ट नहीं हो सकता, ठीक है। मिथाइल सिर्फ और सिर्फ जो है अपना मिथाइल ग्रुप निकाल लेगा, होमोसिस्टीन को दे देगा, तो ये रिएक्शन फोलेट रिलीज हो सकता है, ठीक है। सो जब रिलीज होता है दैट रिक्वायर्स विटामिन B12। अगर B12 की डेफिशिएंसी है तो साथ के फोलेट की भी डेफिशिएंसी होने लग जाएगी। डेफिशिएंसी नहीं एक्चुअली होती, बॉडी का सारा फोलेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। हाँ, ये रिएक्शन ये में लिखा हुआ ना, मैंने आपको क्या बताया, B12 के दो ही तो रिएक्शन है, तो दोनों आपने करने, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड है, वो अपना मिथाइल ग्रुप देगा, ठीक है, टू होमोसिस्टीन टू फॉर्म मेथिओनिन, ठीक है। आगे चलो। अच्छा, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, मैंने आपको क्या बात बताई थी कि जब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का तो या तो फोलिक एसिड की वजह से होगा या वो B12 की वजह से होगा, ठीक है। इसकी वजह क्या है, बिकॉज ये दोनों एक कॉमन रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉमन रिएक्शन कौन सा था जो मैं आपको यहाँ दिखा रही थी, ये वाला। इसमें फोलिक एसिड भी यूज हो रहा है और इसके अंदर B12 भी यूज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया किसी पेशेंट को है, ठीक है, तो आप बड़ी बड़ी डोजेस फोलेट की जब देते हैं ना, तो एनीमिया रिवर्स हो जाता है, ठीक है। एनीमिया क्यों रिवर्स हो जाता है, अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर देर इज B12 और फोलेट दोनों की डेफिशिएंसी हो, ठीक है, या B12 की डेफिशिएंसी हो या और इसकी वजह से फोलेट की हो गई, आपने बहुत ज्यादा नया फोलेट पेशेंट को दे दिया, ठीक। जब नया फोलेट पेशेंट को दिया, ये सारी फॉर्म्स बन गई, ठीक है, इसी तौर पे अनीमिया बेहतर हो गया, लेकिन फिर जाके सारा फोलेट इस फॉर्म में ट्रैप होने लग गया, ठीक है। वक्ती तौर पे अनीमिया लार्ज डोजेस ऑफ फोलेट से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ B12 तो क्या होगा, जो मैंने बार बार बात की थी कि फोलेट ज्यादा देने से बी डेफिशिएंसी मास्क हो जाती है, याद है। फोलेट में हमने बार बार एक चीज पढ़ी थी मास्क वाली, जो मैंने कहा था अभी आपको समझ नहीं आया, ठीक है। ये वो बात है। अगर आप मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर बहुत ज्यादा डोसेज ऑफ फोलिक एसिड देते हो, ठीक है, B12 नहीं देते, सिर्फ फोलिक एसिड देते हो, तो वक्ती तौर पे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में ये सारी फॉर्म्स आ जाएंगी, ठीक है। वक्ती तौर पे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ठीक हो जाएगा, लेकिन चूंकि विटामिन B12 डेफिशिएंट है, अल्टीमेटली वो नया फोलेट भी सारा इस फॉर्म में ट्रैप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया में कभी भी खाली फोलिक एसिड से ट्रीटमेंट नहीं करते, हमेशा फोलिक एसिड और B12 इकट्ठे देते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, फोलिक एसिड जो है मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को तो ठीक कर देगा, लेकिन जो न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज हो रही थी, ठीक है, उनको नहीं ठीक करेगा, न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज को और ज्यादा खराब कर देगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनको मास्क कर, अब क्या है कि मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया को मास्क कर, पीछे से सारे प्रॉब्लम्स चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया मास्क हुआ हुआ, ठीक है। सॉरी, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया ठीक हो गया, नर्व प्रॉब्लम्स चलते जा रहे हैं, नर्व प्रॉब्लम्स एक दफा जो हो जाते हैं तो दे कैन नॉट बी रिवर्स्ड, ठीक। क्या करोगे ऐसे पेशेंट्स के लिए, उनको B12 के इंजेक्शन दोगे लार्ज अमाउंट्स के, ठीक है, ताकि जो एक तो B12 की डेफिशिएंसी खत्म हो, सारा का सारा जो फोलेट ट्रैप हुआ है बॉडी के अंदर वो भी रिलीज हो, ठीक है। जो विटामिन B12 की लो इनटेक होता है, इट इज नॉर्मली इन वीगन्स, मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा जी, ये बच्चों कौन सी बुक है, मुश्ताक में ये टेबल बना हुआ है, वैसे तो आपने लिपिन कॉर्ड का भी टेबल देख ही लिया था, ये मुश्ताक में टेबल बना हुआ है, अगर किसी बच्चे ने वहां से देखना हो ना, ये देखो विटामिन का नाम है,
के कुछ रिएक्शंस है। वैसे मैंने तो ना खुद यहाँ से पढ़ा, लेकिन वैसे मैंने आपको एक नजर दिखा देती हूँ, ठीक है। अभी कुछ ने कहा क्या क्वेश्चन पूछी आपका बेटा, इतना ही है विटामिन सप्लीमेंट्स। मैं रिवाइज कर देती हूँ उसको, B12 को, ठीक है। सो B12 का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया था कि इट हैज अ कोरिन रिंग सिस्टम, जिसके अंदर 4 उसी तरह से पायरोल होते हैं, और सेकंड और सेवन में क्या होता है, कोबाल्ट, ठीक है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद एक आर ग्रुप लगा होता है। आर ग्रुप में अगर एक्सटर्नली आपने फॉर्म में लिया हो तो मोस्टली साइनोकोबालामिन होता है, साइनाइड लगा होता है। बॉडी के अंदर 2 फॉर्म्स के अंदर एक्ट कर रहा होता है, मिथाइल कोबालामिन या एडेनोसाइल कोबालामिन, ठीक है। अगर मिथाइल लगा होगा तो मिथाइल कोबालामिन है, अगर एडिनोसाइल ग्रुप लगा तो एडिनोसाइल कोबालामिन। ये स्ट्रक्चर हो गया। सोर्सेज इसके बच्चों एनिमल सोर्सेज हैं, बेसिकली सिंथेसाइज हो रहा होता है बैक्टीरिया से। तो जब एनिमल्स जो है वो टेकअप कर लेते हैं, उनकी मसल में उनकी प्रोटीन के अंदर भी होता है, तो हम अगर प्रोटीन लेते हैं एनिमल मीट लेते हैं तो हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है। जो प्लांट्स हैं उनमें भी होता है, लेकिन नॉर्मली इतना एक्सेसिवली आजकल हम चूंकि एक ही मिट्टी पे बार बार एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो मिट्टी फिर डिप्राइव हो जाती है ना ऐसे बैक्टीरिया से। इस वजह से प्लांट को बहुत ज़्यादा इसकी सोच नहीं समझते। जो बहुत ज़्यादा वीगन होते हैं, यानी कि जो टोटली एनिमल मीट को अवॉइड करते हैं, उनके अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। RDS की देख लो कितनी थी RDA, मैंने 2.4 माइक्रोग्राम्स पर डे थी, ठीक है, या 0.0 to 2.04 मिलीग्राम्स पर डे, आई थिंक इतनी थी। अब ये वो विटामिन है जिसकी एब्जॉर्प्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, ठीक है। एब्जॉर्प्शन इसकी हो रही होती है, इसको आप कहते हो विटामिन B12 का दूसरा नाम है एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कास्ट सेल। इसकी वजह ये है कि इट एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कास्ट सेल, जो कि सिक्रीट होता है फ्रॉम द स्टमक, ठीक है, स्टमक से रिलीज होता है। और स्टमक में पहले जब आपकी प्रोटीन फूड्स जाएंगे उन पे HCl एक्ट करेगा, उनसे B12 रिलीज होगा। B12 बाइंड करता है R बाइंडर्स के साथ, which is a protein that is also synthesized by the stomach। अब R बाइंडर्स के साथ बाइंड हुआ B12 जाता है इंटेस्टाइन, और उसके साथ जाता है इंट्रिंसिक फैक्टर which is released from the parietal cells of the stomach। जब ये दोनों जाते हैं इन द इंटेस्टाइन में R बाइंडर्स उतर जाएंगे बाय पैंक्रियाटिक प्रोटीजेस, और ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर, और फिर ये जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड में ट्रांसपोर्ट होते हैं बाय ट्रांसकोबोलिन, ठीक है। 50% लिवर में जाएंगे फॉर स्टोरेज, बाकी बॉडी के अंदर जाएंगे, ठीक है। स्टोरेज भी इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ओनली वाटर सॉल्युबल विटामिन दैट इज स्टोर्ड इन द लिवर। 3-6 साल तक के लिए ये स्टोरेज इसका काफी होता है, 3 से 6 साल तक डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं आते, ठीक है। मैकेनिज्म, ह्यूमन बॉडी के अंदर सिर्फ 2 ही मैकेनिज्म्स हैं जिनके अंदर विटामिन B12 एक्ट करता है। सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ सिस्टीन टू मेथियोनीन, बार बार बताती हूँ, यहाँ पे मिथाइल फॉर्म होती है, मिथाइल कोबालामिन, ठीक है। जो दूसरा रिएक्शन है वो है कन्वर्जन ऑफ मिथाइल मैलोनाइल कोए टू सक्सिनाइल कोए, और यहाँ पे एडिनोसाइल कोबालामिन वाली फॉर्म आती है, ठीक हो गया। आगे चलो, ये 2 रिएक्शन हो गए, ठीक है। इस तरह जब विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आप बोलोगे पर्निशियस एनीमिया। यहाँ पे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, बड़े बड़े सेल हैं, और ये पर्निशियस है बिकॉज इट इज़ फेटल अगर ये नहीं करोगे, बिकॉज साथ के साथ नर्व डैमेज आना शुरू हो जाता है। नर्व डैमेज है वंस डेवलप हो जाए, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। सो आपकी कोशिश होनी चाहिए, जैसे ही आपको पेशेंट को मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया का पता चले, आप सस्पेक्ट करो कि या तो फोलिक एसिड है या B12 है। आप किसी किस्म का रिस्क ना लो, आप फोलिक एसिड अकेले ना दो, आप फोलिक एसिड को हमेशा B12 के साथ दो। अगर फोलिक एसिड को अकेले दोगे तो इट माइट मास्क द डेफिशिएंसी ऑफ, अगर हाँ इट माइट मास्क द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। तो क्या होगा, अनीमिया वक्ती तौर पर ठीक हो जाए, लेकिन जो नर्व डैमेज था वो चलता रहेगा, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट जो है पेशेंट को और ज़्यादा बुरी हालत में ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों एक टॉपिक था फोलिक ट्रैप हाइपोथेसिस व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जो है वो इफ देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 तो बॉडी के अंदर साथ के साथ ही फोलेट डेफिशिएंसी भी हो जाती है, बिकॉज ऑल फोलेट इन द बॉडी इज ट्रैप्ड इन द फॉर्म ऑफ मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। सो दिस इज नोन एज फोलेट ट्रैप हाइपोथेसिस। जब विटामिन B12 दो टाइम से दे दोगे तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज नहीं, एक दफा न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो जाता है ठीक नहीं होता, लेकिन आप कोशिश करते हो, अगर आपको किसी की मेगालोब्लास्टिक एनीमिया की पिक्चर मिल रही है तो आप कोशिश करते हो कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने से पहले या जितना हो गया उसको प्रोग्रेस होने से पहले आप उसको B12 दे देते हो,
फोलेट ट्रैप की टॉक्सिसिटी नहीं है बेटा, उसकी उसमें सिम्टम आते हैं B12 डेफिशिएंसी के और फोलेट डेफिशिएंसी के, ठीक है। मैं क्यों कह रही हूँ ये B12 विद फोलेट, इट इज बिकॉज अगर आप B12 को आप फोलेट को अलहदा दोगे इट विल मास्क B12, ठीक है। मतलब ये कि वक्ती तौर पर मेगालोब्लास्टिक अनीमिया ठीक हो गया, पेशेंट का अनीमिया ठीक हो गया, जो उसके अनीमिया के सिम्टम थे, उसको सांस चढ़ रहा था, उसको हेडेक हो रहा था, जो भी चीजें थी वो ठीक हो गई, लेकिन आपको अंदर से नहीं पता चला कि न्यूरोलॉजिकल डैमेज भी चल रहा है, ठीक है। वो अनीमिया जो है ना जिंदगी में किसी टाइम पे भी रिवर्स हो सकता है, लेकिन अगर एक दफा नर्व डैमेज हो जाती है नेवर बी रिवर्स। तो आप क्या करते हो कि आप हमेशा B12 को फोलिक एसिड के साथ दें, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब ये मेरा ख्याल नहीं था कि इतना टाइम लगेगा, पूरा टाइम हो गया आपका। कोई चीज नहीं समझ आई भी पूछ लो, हम जो है ना कल से इंशाल्लाह फैट सॉल्युबल विटामिन शुरू करेंगे, ठीक है। ये B12 फोलेट बहुत लंबे हैं और ये जो है ना इनमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जो सारे मैंने आपको वन बाय वन कहे हैं ना, ये पूरी ट्रैप है, फिर पर्निशियस एनीमिया पे सवाल आ जाता है, फिर उसके दो रिएक्शंस पूछे जाते हैं बॉडी में हो रहे हैं, उसकी पूरी एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, ये सारा कुछ, ठीक है। और मास्किंग वाली बात रिपीट कर, ठीक है। जी जी बेटा, आप चले जाओ, लीव कर जाओ, जिन बच्चों के क्वेश्चन है वो रह जाए, बाकी कर ले, टाइम खत्म हो गया और क्लास भी खत्म हो गई है। मास्किंग वाली बात यह है कि अगर देखो दो चीजों के अंदर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और ठीक है, एक है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी और एक है B12, ठीक है। लेकिन B12 में एक एडिशनल जरूरी होती है न्यूरोलॉजिकल डैमेज, ठीक है। आप पेशेंट आपके पास आया, वो सारे सिम्टम्स एनीमिया के हैं, ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर उसको फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी भी है और B12 की भी है। आप उसकी स्लाइड देखते हो, आप कहते हो हाँ ये तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है, चलो सिंपली फोलिक एसिड शुरू करा दो, ठीक है। अब क्या हुआ कि फोलिक एसिड आपने दे दिया पेशेंट को, ठीक है, फोलिक एसिड दे रहे हो, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया उसका टेम्परेरीली ठीक हो गया, अंदर ही अंदर उसमें B12 की डेफिशिएंसी भी थी, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल डैमेज चल रहा है, इसको मास्किंग थे, ठीक है। अच्छा, अब एक बच्ची ने कहा माइक, ओके मैं देखती हूँ, जिस बच्चे के कोई क्वेश्चन नहीं है वो जा सकता है। जी बेटा आप पूछ लो क्वेश्चन जो भी आपका है। करो, कर लो ना म्यूट, फिर म्यूट गए, आप देखो। अब हो गया होगा, पता नहीं आपका नाम ही नहीं अब आ रहा। अच्छा, एक बच्चे ने लिखा है अ वुमन प्रेजेंट्स विद फटीग, blood study reveals macrocytic anemia, elevated levels of homocysteine, which is deficient, folic acid and B12 both। जी, so कौन सा deficient होगा? इसमें बेटा दोनों हो सकते हैं, फोलिक एसिड और B12 दोनों ये हो सकते हैं। मैं आपको ना एक और सिनेरियो कल ढूंढ के डिस्कस करूंगी इसी से रिलेटेड, वो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, वो आता भी होता है उसमें ना। इसमें तो भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि होमोसिस्टीन वाले रिएक्शन में दोनों है। लिपिन कॉर्ड में जस्ट फोलिक एसिड मेंशन है, जस्ट फोलिक एसिड नहीं होता, इसकी वजह ये है कि मैक्रोसिटिक एनीमिया में आपने सिनेरियो में कोई चीज पूरी नहीं बताई, इस वजह से। होमोसिस्टीन में B12 भी रिक्वायर्ड है और फोलेट भी रिक्वायर्ड है, 10 दफा तो रिएक्शन दिखाया आपको, फोलेट भी तो रिक्वायर्ड है। मैं पीछे करके रिएक्शन दिखाती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। ये देखो, देख लो, देखो इसमें
होमोसिस्टीन वाले में B12 फोलेट के बगैर कैसे वो रिएक्शन होना है? फोलेट नहीं तो मिथाइल को ट्रांसफर करना, ठीक है। अब बेटा मैंने आपको अनम्यूट किया था, किधर चले गए हो? अब करो, मुझे नहीं पता क्यों ऐसे हो रहा है बार बार। हाँ चलो, अब हो अस्सलाम गया? वालेकुम मैम। जी जी बताओ। हो गया। मैम ये आपने एक चीज बताई थी कि जो साइनोकोबालामीन होता है जब हम बॉडी के अंदर इरे करते हैं तो फिर वो एडिनोसाइल कोबालामीन या फिर मिथाइल कोबालामीन बन जाता है। जी, पेंडिंग ये कौन सा रिएक्शन होना है ना, अगर मिथाइल कोबालामीन बनेगा तो वो वाला रिएक्शन होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन वाला, ठीक है। अगर एडिनोसाइल कोबालामीन बनेगा तो वो वाला रिएक्शन होगा जो मिथाइल मैलोनाइल को सक्सिनाइल को, यही जो आपके सामने खुले हुए दोनों रिएक्शन, यही दोनों होते हैं ना बॉडी में B12 से, एक होता है मिथाइल से, एक होता है एडिनोसाइल से, ठीक है। ये मुझे नहीं पता, खुद ही म्यूट हो जाए, मैं बार बार अनम्यूट करती हूँ, ठीक है। बच्चों कोई क्वेश्चन और है? जिस बच्चे ने पूछा था ना कि बेटा आपने जो जिस बच्चे ने लिपिन कॉर्ड से लिखा है ना, उसमें शायद कोई चीज मिसिंग है जो आप सिनेरियो बता रहे हो। एक ही रिएक्शन है जिसमें फोलिक एसिड भी रिक्वायर्ड है, B12 भी रिक्वायर्ड है। अगर पेशेंट मैक्रोसिड के साथ आएगा तो दोनों चीज होंगी, लेकिन कल मैं आपको ना एक और सिनेरियो डिस्कस करूंगी जो इस साल एग्जाम में आया था, ठीक है। उससे आपको और ज्यादा पता चलेगा। अब एक बच्चे लिखा विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोलाइसिस, व्हाई इट इज नॉट अ कोएंजाइम। देखो, जो विटामिन सी है ना, ये बॉडी में जाके भी एस्कॉर्बिक एसिड ही रहता है, ये किसी को में नहीं कन्वर्ट होता, ठीक है। ये एस्कॉर्बिक एसिड की फॉर्म में ही रहता है। और ये जो है इस हाइड्रोलाइसिस के अंदर आयरन इज रिक्वायर्ड एज कोफैक्टर, आयरन इज रिक्वायर्ड एज अ कोफैक्टर। उस आयरन को Fe+ फॉर्म में रखने के लिए एस्कॉर्बिक एसिड इज रिक्वायर्ड, ठीक है। जिस बच्चे ने कहा जी फोलिक एसिड देने से टेम्परेरीली मास्क हो जाता है, बिल्कुल सही आपने लिखा, ठीक है। और बताओ बच्चों। हाँ जी, ये बेटा जिस बेटे ने मुझे ये है ना, क्या कहते हैं, सिनेरियो लिपिन कॉर्ड का, हाँ ये एग्जैक्टली सेम सिनेरियो है जो मैंने कल आपसे डिस्कस करूंगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आप मिस कर थे, which is normal levels of methyl malonic acid। आपने अपने सिनेरियो में इसको अंडरलाइन भी नहीं किया हुआ बेटा, सबसे पूरे सिनेरियो में सबसे इम्पोर्टेंट बात है normal levels of methyl malonic acid। मिथाइल मेलोनिक एसिड जो है वो इसी फिगर में जो मैंने आपको दिखा रही हूँ, एक मिनट कहाँ गई है ये, इसी फिगर में बेटा देखो कि इन्होंने क्या सिनेरियो पूछा हुआ है, नॉर्मल लेवल्स ऑफ मिथाइल मेलोनिक एसिड। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन ठीक चल रहा है, बात समझ आ रही है, ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये इस रिएक्शन में प्रॉब्लम है, तो डेफिशिएंसी विल ओनली बी ऑफ फोलिक एसिड। अगर ये रिएक्शन ठीक चल रहा था इसका मतलब है B12 को तो कोई इशू नहीं था, सो B12 को अगर यहाँ पे इशू नहीं है तो B12 यहाँ पे भी ठीक ही होगा। सो इसका मतलब क्या है कि बॉडी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। अगर बच्चे इस चीज से ज्यादा दोबारा से कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं कल इसका सिनेरियो आपको पूरा लाके ना तो डिस्कस करूंगी। जिस बच्चे ने मुझे ये भेजा है अगर उसको क्लियर हो गया तो ठीक है, अगर उसको भी क्लियर नहीं हुआ तो मैं कल इसको दोबारा से डिस्कस करूंगी, ठीक है। ब्लॉक एग्जाम का मुझे बेटा एग्जैक्टली आइडिया नहीं है क्या होगा अपलोड, ठीक है कल मैं दोबारा से इसको डिस्कस कर दूंगी। फोलेट में ड्रग्स बेटा मैंने 10 दफा तो बताए हैं, कल आप इसको पढ़ोगे अपनी बुक में से और नहीं समझ आएगा तो फिर हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे, बल्कि कल मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर और कोई क्वेश्चंस होंगे तो कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन से पहले आप अपना ग्राउंड वर्क करके आओगे, पढ़ के आओगे, फिर क्वेश्चंस पूछोगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। को पढ़ लेना साथ के साथ, आज काफी ज्यादा ही काम इकट्ठा हो गया।